क्या हो गया राजा? चलो, थर्मो लिख रहे थे। थर्मो में हीट लिखवा चुका था कि हीट और टेम्परेचर दोनों एक दूसरे से डिफर होते हैं। हीट को आप एक्सटेंसिव या इंटेंसिव कभी नहीं बोलेंगे, क्योंकि हीट कभी भी सिस्टम का नेचर नहीं है। हीट केवल एक प्रोसेस जब तक चल रही है तब तक है। वो फ्लो ऑफ हीट को आप क्या बोलते हैं? सॉरी, फ्लो ऑफ एनर्जी को ही आप क्या नाम दिया गया? हीट नाम दिया गया। इसलिए ना वो एक्सटेंसिव है ना वो इंटेंसिव है। केवल जब तक आपकी प्रोसेस है तब तक वो हीट है। जैसे ही वो सिस्टम में गई या जैसे ही वो सराउंडिंग तक पहुंची, दोनों में से जो भी हुआ तो फिर वो क्या है? एनर्जी है। फिर वो कैसी एनर्जी है उसकी वो जाने, ठीक है। फिर उसके अकॉर्डिंग एक्सटेंसिव होगा कि इंटेंसिव होगा, सारा देखेंगे, ठीक है। उसके बाद एक टर्म चालू किया था वर्क। तो वर्क के लिए एक डेरिवेशन है वो फिजिक्स में, तो वहां से बनेगा कि W इक्वल्स टू प्लस ऑफ P एक्सटर्नल मल्टीप्लाइड बाई क्या? चेंज इन वॉल्यूम। पर यहाँ फिर दिक्कत आएगी साइन में। तो साइन की दिक्कत को मैनेज करने के लिए फार्मूला चेंज कर दिया अपन ने कि P एक्सटर्नल इंटू डेल वी नहीं है। क्या है फार्मूला? माइनस ऑफ P एक्सटर्नल इंटू डेल वी। कुछ कन्वर्जन लिखवाए थे मैंने आपको, कैलोरी के, जूल के, अर्ग के और लीटर एटमोस्फियर के, क्योंकि वो लगेंगे आपको हर जगह। और एक कैलोरी में 4.2 जूल, एक जूल में 10⁻7 अर्ग और 1 लीटर एटमोस्फियर नियरली 101 जूल के बराबर होता है, जिसे आप अपनी सुविधा अनुसार कभी कभार 100 भी आप ले पाएंगे, पर हर बार 100 भी नहीं लेना है। पास पास के ऑप्शन है तो ज़्यादा सही क्या है? 101। बहुत दूर दूर है तो फिर मान सकते हैं कितना? 100 के अराउंड आप ले सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, अब टाइप ऑफ वर्क है तो कुछ नाम है यहाँ पे। हाँ, दूसरी बात, वहाँ हीट में बाद कुछ गया तो माइनस, कुछ मिला तो क्या होता है? प्लस। तो अगर हीट आ रही है तो प्लस होगी, हीट जा रही है तो क्या होगी? माइनस होगी। तो ऐसा वर्क का भी आएगा अभी कि कौन सा वर्क प्लस होगा और कौन सा वर्क माइनस होगा। तो ऑन द सिस्टम है मतलब आ रहा है तो क्या रहेगा? प्लस। और अगर बाई द सिस्टम है तो उससे जा रहा है तो क्या है वो? माइनस। तो उसी के लिए अपने को थोड़ा सा वो नाम रखने पड़े। यहाँ एक आध एक नाम और आप बार बार सुनेंगे, कंप्रेस्ड वर्क और एक्सपांड वर्क। एक्सपांड वर्क हमेशा नेगेटिव है, क्योंकि एक्सपांड करने के लिए गैस को खुद काम करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे पिस्टन लगा हुआ है ना। तो अगर ये पिस्टन यहाँ लगा हुआ है तो इस गैस को एक्सपांड होना है तो यहाँ पे गैस को खुद काम करना पड़ेगा। और गैस को कंप्रेस्ड करना है तो बाहर से सराउंडिंग को क्या करना पड़ेगा? काम करना पड़े। तो जो कंप्रेस्ड वर्क है वो ऑन द सिस्टम है और जो एक्सपांड वर्क है वो बाय द सिस्टम है। ये भी आपको मानकर चलना है। एक्सपांड वर्क हमेशा नेगेटिव आएंगे, कंप्रेस्ड वर्क हमेशा पॉजिटिव आएंगे केमिस्ट्री में। फिजिक्स में जाके सारी बातें वापस साइन वही आ जाएगा, कौन सा? P एक्सटर्नल मल्टीप्लाइड बाई कौन सा? डेल वी। तो 3 टाइप के वर्क हैं, एक्सपांड वर्क, कंप्रेस्ड वर्क और एक होता है वर्क इन फ्री एक्सपांशन। फ्री एक्सपांशन तो वो बड़ा काम का एक वर्ड, फ्री एक्सपांशन मतलब बाहर कुछ भी नहीं है, तो मतलब कुछ काम नहीं किया अपन ने। तो फ्री एक्सपांशन में वह कितना आएगा? 0 आएगा। बाहर फ्री एक्सपांशन की बजाय क्या बोल सकता है? वैक्यूम करके भी एक वर्ड यूज करेगा। तो वैक्यूम में और फ्री एक्सपांशन में वह कितना आएगा? 0 आएगा। कंप्रेस्ड वर्क है तो प्लस आएगा, एक्सपांड वर्क है तो माइनस आएगा। कंप्रेस्ड में वॉल्यूम डिक्रीज होगा और एक्सपांड में वॉल्यूम क्या होगा? इंक्रीज होगा। उससे भी आपको समझना पड़े कंप्रेस्ड है या क्या है, एक्सपांड है। फार्मूला दोनों का एक ही है, माइनस ऑफ कौन सा? P डेल वी। अपने आप साइन प्लस भी आ जाएगा और माइनस भी आ जाएगा, ठीक है। तो आगे लिखेंगे आप टाइप ऑफ वर्क, ठीक। मैं बना देता हूँ डायग्राम, ज़्यादा काम के नहीं है। तो 3 वैरायटी के वर्क हैं। एक होता है वर्क बाय द सिस्टम, एक होता है ऑन द सिस्टम और एक होता है वर्क इन फ्री एक्सपांशन, ठीक है। तो यहाँ आपको फ्री में एक्सपांड करना है, बाहर कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे ऐसा पिस्टन लगा हुआ है, मतलब यहाँ पे इनडायरेक्ट क्या 0 है? P एक्सटर्नल 0 है। तो यहाँ पे आपका वर्क डन कितना आएगा? 0। तो फ्री एक्सपांशन में भी या कभी कभार एक और वर्ड यूज करेगा, इन वैक्यूम। तो वैक्यूम और ये फ्री एक्सपांशन कहीं भी दिखे आपको तो क्या रहेगा? वो क्या हो गया? ई से चालू करूँ क्या? उसको लिख लेना यार लगता है, ठीक है। मेन अपने को ये वाले हैं। यहाँ पे ये बाय द सिस्टम है तो यहाँ पे पिस्टन कहाँ जाएगा? ऊपर। और ये ऑन द सिस्टम है
तो यहाँ पे पिस्टन का लाना है अपने को नीचे, तो यहाँ पे वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा, और यहाँ पे आपका वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे आपका जो वर्क डन है, या अगर इंक्रीज हो रहा है तो डेल वी कैसा आएगा, पॉजिटिव, और डिक्रीज हो रहा है तो डेल वी कैसा आएगा, नेगेटिव। और फार्मूला क्या था, माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल इंटू डेल वी, और यहाँ भी फार्मूला माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल इंटू डेल वी। ये प्लस में है तो प्लस इंटू माइनस, ये किस में आएगा, माइनस में, और यहाँ पे ये भी माइनस है तो माइनस इंटू माइनस, ये कैसा आएगा, प्लस में। ठीक है, तो ये 3 टाइप के वर्क हैं, बाय द सिस्टम, ऑन द सिस्टम, कंप्रेस्ड वर्क, एक्सपांड वर्क, फ्री एक्सपांशन, वैक्यूम। तो ये सारे नाम देखकर आपको समझने हैं। फ्री एक्सपांशन या वैक्यूम में किया गया कार्य कितना होगा, 0 होगा। एक्सपांशन में किया गया कार्य नेगेटिव आएगा, और कंप्रेस्ड कार्य ऑलवेज कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। 2 वर्ड और याद रखने, ऑन द सिस्टम, बाय द सिस्टम। ऑन द सिस्टम वाले हमेशा प्लस आएंगे, बाय द सिस्टम वाले हमेशा माइनस आएंगे। एग्जाम में पूछा कैलकुलेट वर्क डन, और अगर एक्सपांड हुई है तो आपको माइनस में आंसर टिक करके आना है। कैलकुलेट वर्क डन बाय द सिस्टम, तो उसको पता है कि वो बाय द सिस्टम है, तो केवल अपने को आंसर बताना है किसमें, प्लस में। तो ये भी थोड़ा क्वेश्चन आप करेंगे तो एक आध जगह दिक्कत आएगी आपको वर्क डन में, खासकर प्रॉब्लम है। तो 2 टाइप के वर्क हैं, एक्सपांड वर्क और कंप्रेस्ड वर्क, ऑन द सिस्टम, बाय द सिस्टम। साइन इसमें थर्मो आसान ही रहता है, पूरा सिस्टम का फायदा सोच रहे हैं अपन। सिस्टम को कुछ मिला तो प्लस, कुछ गया तो माइनस। आगे जाके भी एक नाम आएगा इंटरनल एनर्जी, तो एनर्जी बढ़ेगी तो उसका चेंज कैसा आएगा, पॉजिटिव, और घटेगी तो चेंज कैसा आएगा, नेगेटिव। साइन ही है, फार्मूला तो आपने लिखा ही है, माइनस ऑफ पी इंटू डेल वी। इन जनरल हमेशा आपका वॉल्यूम किस में दिया रहता है, लीटर में। प्रेशर किस में दिया होता है, एटीएम में, तो आंसर किस में आएगा, लीटर एटमॉस्फेयर में। पर पूछेगा किस में, जूल में, तो फिर 101 से मल्टीप्लाई कर देना। एसआई में चल रहा है तो बड़ा आसान काम है फिर, कि फिर एसआई फिर पता होना चाहिए ना, पास्कल होता है एसआई, और वॉल्यूम का एसआई क्या होता है, वॉल्यूम एसआई में किस में आएगा, लीटर में या एमएल में। वॉल्यूम की एसआई यूनिट क्या है, लीटर या एमएल। विशाल आज ही आया तो चल ठीक है। वॉल्यूम का एसआई यूनिट ना, देखो दाता वही चेंज करना नहीं करना सोचना पड़ेगा ना आपको। तो फ्री एक्सपांशन और वैक्यूम तो आसान है, या तो 0 हो गया कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन बात वही ना कि मीटर क्यूब में दे दिया वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का एसआई यूनिट मीटर क्यूब होता है। ठीक है, और फिर आपको प्रेशर किस में रखना है, पास्कल में। तो ये भी एसआई वो भी एसआई, तो वर्क भी किस में आएगा, एसआई में, और एसआई में किस में आता है, जूल में। तो सीधे वैल्यू आपकी जूल में आई होगी। और एक एटीएम में कितने पास्कल, एक एटीएम में कितने पास्कल, 10⁵ पास्कल। पास्कल को आप न्यूटन मीटर स्क्वायर भी बोलते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में भी आएगा, है ना। तो ये थोड़ा फिजिक्स में आप लगेंगे तो वहाँ वही चलेगा, सबको सब ऐसा ही चलेगा वहाँ पे ना। हर जगह वॉल्यूम मीटर क्यूब में दिया रहेगा, हर जगह आपको प्रेशर पास्कल में दिए रहेंगे। तो ये फार्मूला आप वहाँ देखेंगे, पर वही अभी कभी यहाँ मिल जाए तो थोड़ा चेंज करना आपको आना चाहिए, नहीं तो आप वहाँ देखेंगे इसे। यहाँ तो अपना पूरा नॉर्मल वाली बातें हैं। ठीक है, अब वो साइन हो गया देखो, तो ये सिस्टम है, तो डायग्राम ऐसा बना लेंगे। तो अगर इस सिस्टम को हीट मिल रही है तो कैसी आएगी, ये पॉजिटिव। और ये सिस्टम से अगर आपकी हीट जा रही है तो ये कैसी आएगी, नेगेटिव। ये सिस्टम पे वर्क हो रहा है तो ये कैसा आएगा, पॉजिटिव। और इस सिस्टम से अगर वर्क जा रहा है तो ये कैसा आएगा, नेगेटिव। कुछ नाम है, ये जो जा रहा है इसको क्या बोलेंगे, ये बाय द सिस्टम है। वो आ रहा है मतलब वो
ऑन द सिस्टम है, ये बोलने में मैंने बोला बाय द सिस्टम, ठीक है। ये ऐसा भी बोल सकते हैं इसको, ऑन द सराउंडिंग। छोटे छोटे वर्ड हैं ये ना, इनमें दिक्कत आ जाएगी कि बाय द सिस्टम बोला था या सराउंडिंग बोला था। तो जो बाय द सिस्टम है वो ऑन द सराउंडिंग है, और जो ऑन द सिस्टम है वो किसके कारण हो रहा है, बाय द सराउंडिंग। तो ऐसा भी वर्ड हो सकता है, हो सकता है ऑन द सिस्टम बोले, ये ऐसा बोल दे कभी बाय द क्या है ये सराउंडिंग। तो ऑन द सिस्टम या बाय द सराउंडिंग, ये सारे वर्ड कैसे आएंगे, पॉजिटिव आएंगे। बाय द सिस्टम, ऑन द सराउंडिंग, ये वर्ड कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। हीट रिलीज बाय अ सिस्टम, नेगेटिव। हीट रिलीज बाय अ सराउंडिंग, तो ये वाला केस है वो, यहाँ सराउंडिंग रिलीज कर रहा है और गेन कौन कर रहा है, फिर सिस्टम। तो यहाँ वैल्यू आपकी प्लस में लिखनी पड़ेगी, और इनसे आंसर बदल जाएंगे कि अभी लिखना है फ्लोट डेल यू इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस कितना क्यू। तो रखने कितने हैं डब्ल्यू और क्यू, प्लस में कि माइनस में, वो सब इन वर्ड्स का मतलब है। ऑन द सिस्टम, बाय द सिस्टम, बाय द सराउंडिंग, ऑन द सराउंडिंग। तो थोड़ा सा रिलेट करके चलेंगे। सिस्टम को कुछ मिल रहा है तो अपने लिए वो प्लस है, सिस्टम से कुछ जा रहा है तो अपने लिए क्या है, माइनस है। इंपोर्ट अपने लिए क्या है, सिस्टम। और सिस्टम के साथ कुछ मिल रहा होगा तो सराउंडिंग से जा रहा होगा, और अगर सराउंड सिस्टम से कुछ जा रहा है तो किसको मिल रहा है, फिर वो सराउंडिंग को मिल रहा है। शुरू में लिखा क्या पढ़ रहे हैं, एनर्जी एक्सचेंज बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो एक से निकला है तो दूसरे को मिलेगा, और दूसरे से निकला है तो पहले को मिलेगा। तो थोड़ा ये वर्ड है, याद रखना, इनको बाद में दिक्कत आएगी नहीं तभी। तो इतना हो गया। मेन अपने को अब एक टर्म पढ़ना है, इंटरनल एनर्जी। तो आपको पता है कि क्या होती है किसी का भी इंटरनल एनर्जी, जितनी भी टाइप की उसके पास क्या हो, एनर्जी हो, सबको अगर आप क्या कर दें, प्लस कर दें तो क्या आ जाएगी, इंटरनल एनर्जी। तो ऐसे ही डिफाइन की गई है कि इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम क्या होती है, इट इज अ सम ऑफ टोटल टाइप ऑफ एनर्जी विच आर associated with atoms of molecules which are present in a system। उस सिस्टम में जितने भी एटम्स हैं, जितने भी मोलिक्यूल्स हैं, उनके पास जितने भी टाइप की एनर्जी है, सबको अगर आप क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, और सबके लिए प्लस कर देंगे तो क्या मिल जाएगी आपको, सिस्टम का इंटरनल एनर्जी मिल जाएगा। और लगने में लग रहा होगा बड़ा डिफिकल्ट काम है फिर ये तो, क्योंकि एनर्जी के नाम ही नहीं पता अपने कितनी कितनी होती है। अपन दो चार नाम सुने अपन ने, तो पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, रेजोनेटिंग एनर्जी, पर एनर्जी तो अलग अलग टाइप की होती है, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, और हो सकता है अपन ने सुना हो पर उसके अलावा भी एनर्जी है उसके पास। और एक मोल ही अगर ले लो तो कितने मोलिक्यूल है, 6 × 10⁻23 है, तो इतना प्लस माइनस तो नहीं हो सकता। तो कभी भी आप एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकाल सकते किसकी, इंटरनल एनर्जी की। हमेशा क्या निकलेगा उसमें, चेंज अपन मेजर कर सकते हैं, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू मेजर करना पॉसिबल नहीं रहेगा। और चेंज भी कैसे निकालेंगे, तो डायरेक्ट नहीं निकलेगा चेंज ना, कि बाद वाले में से पहले वाला माइनस कर दिया। चेंज कैसे निकलेगा, बाय द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो कुछ लॉ हैं थर्मोडायनेमिक्स के, 4 लॉ हैं, जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। तो 4 लॉ हैं किसमें, थर्मोडायनेमिक्स में। तो अपने को चारों लॉ यहाँ पे पढ़ने हैं, ठीक है। तो ये तो हुआ। आगे सब साइन पे डालेंगे आप, इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। इंटरनल एनर्जी ना, वर्क हो गया, हीट हो गया, अगला क्या आएगा, इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। 2 तरीके से बता सकते हैं, या तो ई से या यू से। तो या तो ई यूज करते हैं या यू यूज करते हैं। तो इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, ठीक है। जैसे मान लो ये सिस्टम है मेरे पास, है ना, और कौन सा सिस्टम, ओपन सिस्टम या क्लोज सिस्टम, क्लोज ही पढ़ रहे हैं। तो कौन सा सिस्टम है ये, क्लोज सिस्टम है। इसके पास, इसके अंदर बहुत सारे ऐसे क्या रखे रहेंगे, बहुत सारे इसके अंदर क्या है, एटम, गैस मान लिया मैंने, तो क्या होंगे, एटम्स या क्या होंगे, मोलिक्यूल्स होंगे। हर एक मोलिक्यूल्स के पास अलग अलग टाइप की क्या होगी, एनर्जीज होगी। तो आप इस सिस्टम की कैसे निकालोगे, सारी एनर्जी क्या करनी पड़ेगी आपको, प्लस करनी पड़ेगी। जैसे यहाँ अपन इतने लोग बैठे हैं, तो मैं आपसे पूछूं कि इस क्लास की कितनी एनर्जी है, कितने पैसे हैं इस क्लास में, तो सबके जेब में जितने भी पैसे हों सब जोड़ने पड़ेंगे। चाहे फिर वो 1 रुपये का सिक्का हो, चाहे वो 10 रुपये का हो, चाहे किसी के पास 500 का हो, या किसी के पास कुछ भी नहीं है, तो फिर उसको भी काउंट तो अपने साथ करना ही पड़ेगा ना। तो ऐसा अपने को लेके चलना है, तो इसमें सब जोड़ना पड़ेगा। पर क्या वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है? अभी मैं आपसे पूछूं कितने कितने पैसे, सब सही बताएंगे क्या? आधे तो नहीं बताएंगे, हमारे पास सर कुछ भी नहीं है अभी, तो चाय पीने के जाने के भी लाले पड़े हुए हैं कि साइड वाले से पूछना पड़ रहा है कि चाय पिएगा क्या। एक आस ये बोल दे कि हाँ चाय पिएंगे, तो कि चल यार आते हैं पी के, फिर वहाँ जाके यार पेटीएम नहीं हो रहा मेरा यार, तो ऐसा करके चाय पी रहे हैं हम। तो इतने हालात हैं हमारे, दही नहीं है सर, ऊपर से आप लोग फीस भी ले लेते हैं, ठीक है, क्या करें हम, ठीक है, जीना छोड़ दें क्या, ठीक है।
तो इससे बस सिंपल बात है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है पर डेफिनेशन तो वही है। तो लिखेंगे इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, तो लिखना है इसको इट इज डिफाइंड अस, इट इज डिफाइंड अस, क्यों सीधा आया गया तो इधर, इट इज डिफाइंड अस सम ऑफ, it is defined as sum of, it is defined as sum of total type of energy, it is defined as sum of total type of energy, sum of total type of energy are associated with, are associated, are associated, are associated, are associated with, are associated with total atoms or molecule, are associated with total atoms or molecules which are present in a system, which are present in a system, which are present in a system। तो E किसकी निकाल रहा हूँ, सिस्टम की, तो किसके बराबर आएगी, समेशन ऑफ एनर्जी, कौन सी वाली, काइनेटिक एनर्जी लिख दूं। देखो जितने नाम आपको पता है उतने लिख देंगे, नहीं तो फिर आखिरी में एक बात तो पता ही है मेरे को, जितने नाम आपको पता है उतने लिख देंगे, नहीं पता है उसके बाद मुझे ये तो पता ही है कि क्या कर दूं, ऐसा डैश 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 बना देंगे तो हो जाएगी। तो एक ही पता है कि आपको काइनेटिक एनर्जी, और पता है क्या, ठीक है। तो समेशन ऑफ कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हो सकता है किसी का न्यूक्लियर एनर्जी हो, तो समेशन ऑफ कौन सी वाली, न्यूक्लियर एनर्जी चलेगा, लगा दो डैश डैश डैश, अरे कब तक लिखेंगे यार, छोड़ो डैश डैश, बस फार्मूला ये, और वैसे भी ये तो कभी करना ही नहीं है, ठीक, बस पता होना चाहिए। तो कभी एग्जाम में लिखा हो भी आए तो जितना लिखा है सब सही है, ठीक है, जो लिखा है वो भी कम है। तो ऐसे किसी की एनर्जी निकाली जाती है सिस्टम की। मेन बात यह है कि आपको समझना है इंटेंसिव या एक्सटेंसिव क्या होती होगी, इंटरनल एनर्जी एक्सटेंसिव होती होगी कि इंटेंसिव। अब सिंपल सी बात है, ये वाला सिस्टम था तो मैं सारे एटम्स की एनर्जी जोड़ रहा हूं, जैसे ही मान लो मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दूं तो एटम्स मोलिक्यूल भी क्या हो गए, आधे आधे हो गए होंगे, तो आधों की जोड़नी पड़ेगी, तो वैल्यू भी क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। तो कैसी होती है, एक्सटेंसिव या इंटेंसिव, इसका नेचर कैसा होता है, एक्सटेंसिव नेचर की होती है। दूसरी बात पाथ फंक्शन या स्टेट फंक्शन, तो शुरू से ही बात हुई कि पाथ फंक्शन दो ही अपने पास, वर्क और कौन सा, हीट, तो ना वर्क है ना ये हीट है, तो क्या है फिर ये स्टेट फंक्शन। तो अगला पॉइंट, इट इज अ स्टेट फंक्शन एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, it is a state function, it is a state function and it is a state function and extensive properties। तो एक्सटेंसिव है और स्टेट फंक्शन है, ठीक है। अगली बात, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू मेजर करना पॉसिबल नहीं होता है, केवल अपन क्या निकाल सकते हैं, इसका चेंज निकाल सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। अगला पॉइंट, इट इज इम्पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर, इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी, इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर absolute value of internal energy, we are only measure, we are only measure change in internal energy, we are only measure, we are only measure change in internal energy, change in internal energy by the help of, by the help of, by the help of लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, बाय द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो क्या नहीं निकाल सकते आप, देखो ई तो आप कभी नहीं निकाल सकते, आप खुद से खूब क्या कर सकते हैं, डेल ई निकाल सकते हैं। अब डेल ई भी आपको पता होगा कि आएगी तो ऐसे ही ई टू माइनस ई वन, पर आप ये मत सोचना कि अपन ई टू में से ई वन माइनस कर देंगे, ई वन तो निकल नहीं रहा था और दूसरा ई टू निकालने चले गए अपन,
और फिर E2 में से क्या माइनस करने गए, E1, ऐसे नहीं निकलता है। आगे जाके पढ़ेंगे, आपके डेल ई का फॉर्मूला आता है फर्स्ट लॉ से, W प्लस कितना Q। तो ये फर्स्ट लॉ की हेल्प से निकलेगी, W निकालो और क्या निकालो, Q को निकालो, उससे पता चलेगा क्या, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। पर अभी अपने को वो नहीं लिखना है, अभी तो हम मान के चलें कि निकलेगी नहीं, क्या निकलेगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। और किससे निकलेगी वो भी किससे निकाल पाएंगे, बाय द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, आगे बढ़े। दूसरी बात, कुछ चीजें हैं कि एक होता है आइडियल गैस ना, सबकी नहीं निकाल सकते, लेकिन आइडियल गैस का इंटरनल एनर्जी आप फिजिक्स में कैलकुलेट कर लेंगे, E इक्वल्स टू 3/2 टाइम्स ऑफ RT। किसी मोनो एटॉमिक रियल गैस का उसमें इंटरनल एनर्जी का फार्मूला आएगा आपका 3/2 टाइम्स ऑफ RT। एक होता क्या है रियल गैस और एक होती है आइडियल गैस। आइडियल गैस क्या होती है, जिसमें दो गैसियस मॉलिक्यूल्स के बीच में किसी भी प्रकार का ना कोई अट्रैक्शन होता है और ना ही किसी प्रकार का कोई क्या होता है, इंटरेक्शन। दूसरी बात, उनका ना ही कोई वॉल्यूम होता है, ऐसे को आप क्या बोलते हैं, आइडियल गैस। पर प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या, आइडियल वैसे कुछ नहीं, सारी क्या होती है रियल गैस। तो रियल गैस के लिए तो पॉसिबल नहीं है, पर आइडियल गैस के लिए क्या होता है, उनकी आप वैल्यू निकाल सकते हैं। उसमें क्या प्रॉब्लम है कि आइडियल गैस की जो एनर्जी है वो एक ही टाइप की एनर्जी है, कि आइडियल गैस में जो इंटरनल एनर्जी है वो बराबर है उनकी काइनेटिक एनर्जी के। रियल गैस के पास इसके अलावा कोई दूसरी टाइप की एनर्जी नहीं होती। रियल गैस में केवल एक ही सॉरी आइडियल गैस में केवल एक ही टाइप की एनर्जी है, क्या, काइनेटिक एनर्जी। उसके अलावा उनके बीच में कुछ भी नहीं लगता, बस एक ही है, क्या, ये काइनेटिक एनर्जी। और एक और बात क्या है, काइनेटिक एनर्जी ये फॉर्म ऑफ, इट इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो थोड़ा सा कोई वर्ड आएगा, फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे। तो एक बात आएगी कि आइसोथर्मल प्रोसेस, तो क्या है आइसोथर्मल प्रोसेस, तो क्या चेंज नहीं हुआ होगा, टेम्परेचर, तो क्या चेंज नहीं हुआ होगा, काइनेटिक एनर्जी, तो क्या चेंज नहीं हुआ होगा, इंटरनल एनर्जी। तो आइडियल गैस के लिए आइसोथर्मल में डेल E0 होता है, हर एक के आइसोथर्मल का डेल E0 नहीं होता। रियल गैस में अगर आप आइसोथर्मल जा रहे हैं तब भी उनका चेंज एनर्जी आ सकता है, क्योंकि उसके पास अलग अलग टाइप की एनर्जी है। हो सकता है किसी और एनर्जी में क्या आया हो, चेंज आया हो, सिवाय किसके, काइनेटिक एनर्जी की। तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत आएगा कि जो आइडियल गैसेस हैं उनके पास एक ही टाइप की एनर्जी है, क्या, काइनेटिक एनर्जी। और वो क्या है, फंक्शन ऑफ किसका, टेम्परेचर का। और फिजिक्स में पढ़ेंगे भी, एक काइनेटिक फार्मूला आएगा उसमें 3/2 RT। तो मोनो एटॉमिक आइडियल गैस के लिए जो इंटरनल एनर्जी का फार्मूला है वो ऐसा है, बस लिखने के लिए 3/2 टाइम्स ऑफ RT। तो आप निकाल सकते हैं किसकी निकाल सकते हैं आप, आइडियल गैस की। पर क्या किसी की निकाल सकते हैं, फिर होती नहीं है वो तो आइडियल जैसा वैसे भी कुछ है नहीं, तो बस हाइपोथेटिकली बात है, किसकी निकाल पाएंगे, आइडियल गैस का आप क्या निकाल सकते हैं, इंटरनल एनर्जी। पर आइडियल तो वैसे भी कुछ नहीं, मतलब क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिकली किसी का भी नहीं निकल सकता। तो ऐसा मानना है, एक दिक्कत है वो कि डेल E कब 0 लेना है, कब 0 नहीं लेना है। एक वर्ड है फॉर अ आइडियल गैस इन अ आइसोथर्मल प्रोसेस चेंज इन डेल्टा E, मतलब एनर्जी क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक, उसमें एक ही एनर्जी है, कौन सी वाली, काइनेटिक एनर्जी। और वो केवल किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर का फंक्शन है वो। तो अगर T नहीं बदला तो क्या नहीं बदली, काइनेटिक एनर्जी। तो क्या नहीं बदला, एनर्जी नहीं बदला, बट किसका, आइडियल गैस का। अगर कोई रियल गैस होगी तो उसकी एनर्जी ऐसी होती है, उसकी एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस डैश डैश डैश। तो ये तो नहीं बदला क्या, काइनेटिक एनर्जी, पर क्या बदल गया, ये डैश 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 बदल जाएगा ये। तो इसलिए उसका जो चेंज एनर्जी आएगा वो क्या नहीं आएगा, 0 नहीं आएगा। तो छोटे से वर्ड है, एग्जाम में थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आते हैं, तो वहां थोड़ा वो देखना पड़ेगा कि किसके लिए अपन ये बात कर रहे हैं। तो यहां तक लिखा, उसके बाद आगे लिखना अगला पॉइंट, फॉर अ आइडियल गैस, फॉर अ आइडियल गैस, फॉर एन आइडियल गैस, फॉर एन आइडियल गैस इंटरनल एनर्जी, फॉर एन आइडियल गैस internal energy are equal to only kinetic energy. For an ideal gas internal energy are only equal to kinetic energy and kinetic energy are function of temperature, and kinetic energy are function of temperature, therefore in isothermal process,
in isothermal process. Therefore, in isothermal process, change in energy, हाँ, therefore in isothermal process, change in energy of ideal gas, change in energy of ideal gas will be zero. For ideal gas will be zero. ठीक है, तो ऐसा लिख लेंगे, डेल ई कितना आएगा, जीरो. ठीक है, इन isothermal process, बट ओनली फॉर, किसके लिए, आइडियल गैस के लिए, हर एक के लिए नहीं होता. ठीक है, तो ये मानकर चलना हर एक गैस का आइसोथर्मल में इंटरनल एनर्जी का चेंज जीरो नहीं आएगा. केवल और केवल किसके लिए आएगा, रियल गैस अगर वो बोल रहा है क्वेश्चन में, तो फिर आप मान के चलें कि आइसोथर्मल अगर है तो चेंज नहीं हुआ होगा, क्योंकि ना उनके पास कोई किसी टाइप का कोई अट्रैक्शन नहीं है, किसी टाइप का कोई रिपल्शन नहीं है, तो उसमें उसके अलावा कोई दूसरी एनर्जी नहीं होती उनके पास. एक ही एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी. और फिजिक्स का एक फार्मूला है, केटीजी आप पढ़ेंगे तो वहाँ कभी आपको दिखेगा, तो एनर्जी इक्वल्स टू किसके, काइनेटिक एनर्जी के, तो किसके इक्वल, ये 3/2 RT. और किसके लिए ये, मोनो एटॉमिक आइडियल गैस. ठीक है, इसको भी लिख लेना, हर एक के लिए नहीं, रियल गैस के लिए ऐसा नहीं होता है, आप नहीं निकाल पाएंगे. रियल गैस की आप एनर्जी नहीं निकाल सकते, आइडियल गैस के लिए आप निकाल सकते हैं. और फिर वही बात, आइडियल वापस कुछ नहीं होता, मतलब इंडा देखा जाए तो अपन नहीं निकाल सकते. ये तो बस केवल कागजों पे है ना, हाइपोथेटिकली सोच रहे हैं अपन. तो इतना आपको इसमें लेकर चलना है इंटरनल एनर्जी में. हो जाएगा. दूसरी बात, कब बढ़ेगी कब घटेगी वो वाली बात, तो चेंज कब प्लस लेना है कब माइनस लेना है. तो वही बात, अगर सिस्टम को एनर्जी मिल रही है तो उसकी एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी तो चेंज कैसा आएगा, पॉजिटिव. और अगर जा रही है तो क्या होगी, घटेगी एनर्जी, तो चेंज कैसा आएगा, नेगेटिव. तो अगर एनर्जी इंक्रीज होती है तो क्या मानना है, डेल्टा ई को पॉजिटिव लेना है. और अगर एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो डेल्टा ई कैसा लेना है, नेगेटिव लेना है. और बाकी वो तो यहाँ से भी आ जाएगा, उसमें तो कोई खास भी नहीं है. अगर आप डेल्टा ई की बात करें तो फार्मूला तो ये आएगा, क्या आएगा, E2 माइनस E1 ही आएगा. तो अगर आपका E बढ़ रहा है, मतलब कौन बड़ा है, E2 बड़ा है E1 से. और ऐसा बोल रहा है क्वेश्चन में कि इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रही है इतने से, तो फिर क्या होगा, अगर डिक्रीज हो रही है तो कौन बड़ा है, फिर E1 बड़ा है किससे, E2 से. और अगर यहाँ पे E2 बड़ा है तो फिर ये डेल्टा ई यहाँ पे कैसा आएगा, पॉजिटिव. और यहाँ पे चेंज इन एनर्जी कैसी आएगी, नेगेटिव. तो ये भी दिक्कत है, ऐसा वर्ड बोलेगा ना, मुझे फार्मूला लगाना है हर जगह भी आगे कि डेल्टा ई इक्वल्स टू W प्लस Q. और वहाँ बोलेगा कि इफ इंटरनल एनर्जी आर डिक्रीजेज बाई 45 किलो जूल, तो प्लस 45 नहीं रख पाएंगे, इस डेल्टा ई की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, -45. तो ये सारे साइन कन्वर्जन बहुत जरूरी चैप्टर के लिए, कहाँ प्लस कहाँ माइनस, तो और खासकर इन तीनों के लिए, क्योंकि यही अपना फर्स्ट लॉ ऑफ क्या है, थर्मोडायनेमिक्स. इसी के लिए अपन थोड़ा ये लिख रहे हैं. तो पहले इसका वर्क देखा, वर्क के बाद इसकी हीट देखी, हीट के बाद क्या है, इंटरनल एनर्जी. तो दो बातें, इफ, तो अगला साइन कन्वर्जन के लिए दो लाइनें, इफ इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इंक्रीजेस, इफ इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इंक्रीजेस, इफ internal energy of a system is increases, then del E will be positive, then del E will be positive, then del E will be positive. और दूसरी बात, if internal energy of system is decreases, if internal energy of a system is decreases, then del E
इज नेगेटिव। ठीक है, तो इसमें तो कुछ खास है भी नहीं, फार्मूले से भी आप पता कर सकते हैं कि वैल्यू प्लस आएगी कि माइनस आएगी। और पढ़ा होगा ना, कोई चीज़ बढ़ रही है तो चेंज कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आएगा, और कोई चीज़ घट रही है अगर तो चेंज क्या मानना पड़ेगा, नेगेटिव मानना पड़ेगा। तो ये तो बेसिक बेसिक बात है, खत्म हुई। इससे ज़्यादा अपने को इसमें भी याद नहीं रखना है। आगे जाके भी एक और बात आएगी कि एक और डेफिनेशन है इसकी इंटरनल एनर्जी की, एक और डेफिनेशन है कि कांस्टेंट वॉल्यूम का जो हीट होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे सिस्टम की जो हीट होती है उसी को क्या बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी। अब आया कहाँ से होगा, तो देखो ये फार्मूला है फर्स्ट लॉ का कि डेल्टा यू या डेल्टा ई किसके इक्वल है, डब्ल्यू प्लस क्यू के। और अगर सारी बातें कहाँ करें, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो डेल्टा यू को तो डेल्टा यू ही ले लो। और अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है मतलब कौन सा प्रोसेस है ये, वॉल्यूम का फार्मूला कांस्टेंट है मतलब वही बात है कि v की वैल्यू कितनी आएगी, डेल वी जीरो आएगा। वर्क का फार्मूला माइनस ऑफ क्या होता है, पी डेल वी। तो इस केस में आपका वर्क डन कितना आएगा, जीरो आएगा। और यहाँ पे क्या आएगी, क्यू आएगी, पर क्यू नहीं है, क्या है ये, क्यू वी। क्यू वी क्या बोलते हैं, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और किसके बराबर, इंटरनल एनर्जी के। तो एक और डेफिनेशन है, इससे भी इसको डिफाइन कर सकते हैं कि किसी सिस्टम की कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हीट होती है उसी को क्या बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी। तो एक लास्ट बात यहां से लिख लेना, लास्ट इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी ऑफ अन सिस्टम, internal energy of one system are equal to heat of system are equal to heat at constant volume ना, सिस्टम मत लिखना, को होती नहीं है सिस्टम की। are equal to heat at constant volume। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हीट आएगी वही आपके लिए क्या रहेगा, इंटरनल एनर्जी होती है। ठीक, इसी फार्मूले से आता ही है, अभी बनेगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, अब अपने मेन जो आगे चालू करना है अपने को, सबसे अहम भी काम है कि लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो डालेंगे आप लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। चार हैं आपके सिलेबस में, जीरो, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। दूसरी बात, जितने भी थर्मोडायनेमिक्स के लॉ हैं सारे वो ह्यूमन एक्सपीरियंस बनाए गए, उनके लिए कोई भी मैथमेटिकल प्रूव नहीं होता। ये पहले बता दूं, किसी भी थर्मोडायनेमिक्स लॉ को आप मैथमेटिकली प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सारे वो ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड हैं कि ऐसा हुआ है ऐसा हुआ है। चार टाइप के लॉ हैं आपके पास, जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, और एक क्या आता है, थर्ड लॉ। जैसे शॉर्ट फॉर्म में बार बार लिखेंगे ऐसा आएगा। तो ये ज़्लोट, फ्लोट, स्लोट और ये फ्लोट, ऐसे चार लॉ आएंगे। इसका नाम है ये जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एक आपको पढ़ना पड़ेगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एक आप पढ़ेंगे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और एक ये आया क्लास में थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सबसे बेटर इसी का है, फर्स्ट लॉ वाले का। ठीक है, इसका और इसका तो अपने सिलेबस में नेग्लेजिबल योगदान है। ठीक है, थोड़ा बहुत इसका काम और आएगा। तो ये दोनों थोड़े इंपॉर्टेंट है, ये वाला और ये वाला। ये तो एक बार बस लिखेंगे, ये आज लिखूंगा अभी खत्म हो जाएगा, सबसे आखिरी वाले क्लास में आएगा, और वो भी 15-20 मिनट का है, और ये भी केवल 15-20 मिनट का है। तो पहले डालेंगे आप इसमें फर्स्ट लॉ ऑफ, सॉरी, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, शॉर्ट फॉर्म में ZLOT। ठीक है, इसमें कुछ नहीं समझाया गया, थोड़ा सा बोला गया है कि देखो हीट का फ्लो कब होता है, जब टेम्परेचर में क्या हो, डिफरेंस हो। अब मान लो मेरे पास कोई एक सिस्टम था A, ठीक है, एक ये सिस्टम था B और एक ये सिस्टम था C। तो ये तीन सिस्टम है, A, B और क्या, C। इसमें सब बोला गया कि व्हेन A आर थर्मल इक्विलिब्रियम विथ B, और B थर्मल इक्विलिब्रियम पे किसके साथ, C के साथ, तो फिर ऑब्वियसली बात है कि A भी किसके साथ होगा, C के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम पे होगा। तो सिंपल सी बात, थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब जहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, वहां पे नेट हीट फ्लो क्या लाना है, जीरो। इसको बोलते हैं क्या,
ये थर्मल इक्विलिब्रियम। तो इसको डिफाइन कैसे करते हैं, जहाँ नेट हीट फ्लो क्या आ जाए, जीरो आ जाए, उसको बोलते हैं थर्मली क्या है वो, इक्विलिब्रियम पे है दोनों। तो मैं मान रहा हूँ कि जो ए एंड बी अगर दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम पे, मतलब दोनों में हीट का फ्लो नहीं हो रहा है, और हीट फ्लो कब नहीं होगी, जब दोनों का टेम्परेचर क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि टी ए किसके बराबर, टी बी के। फिर आपसे बोल रहा है कि मान लो ये जो बी है ये भी इक्विलिब्रियम पे किसके साथ, सी के साथ। तो यहाँ भी हीट का फ्लो नहीं हो रहा है, और कब नहीं हो पा रहा होगा, जब दोनों का टी का डिफरेंस क्या आएगा, जीरो आएगा, मतलब बराबर आएगा, डिफरेंस जीरो आएगा, मतलब वैल्यू क्या होगी, बराबर। तो यहाँ से ऐसा लिख सकता हूँ कि टी बी किसके बराबर, टी सी के। तो इतना आपको समझ में आ रहा होगा, टी ए बराबर है किसके, टी बी के, टी बी बराबर है किसके, टी सी के। तो कहीं ना कहीं फिर टी ए भी बराबर होगा किसके, टी सी के, और टी ए अगर बराबर है टी सी के तो फिर यहाँ भी हीट फ्लो नहीं हुआ होगा। तो फिर ये जो ए एंड सी है वो भी एक दूसरे पे कहाँ रहेंगे, थर्मली इक्विलिब्रियम पे रहते हैं। देखो लो भी नहीं तो आप बता सकते हैं। मैं आपको बोल रहा हूँ कि ए बराबर है बी के, बी बराबर है सी के, तो ऑब्वियसली बात है कि ए भी बराबर होगा किसके, सी के। तो इतना सा बोला उसने कि व्हेन अ सिस्टम ए आर थर्मल इक्विलिब्रियम विथ बी एंड अ सिस्टम बी आर थर्मल इक्विलिब्रियम विथ सी, देन ए आर ऑल्सो थर्मली इक्विलिब्रियम विथ सी। और थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, यहाँ पे जहां पे नेट हीट फ्लो क्या हो जाए, जीरो हो जाए, उसको माना गया क्या, थर्मल इक्विलिब्रियम। तो बस इतना सा है, इसके आगे अपने को इसका काम भी नहीं है कुछ, बस स्टेटमेंट है। आपको कभी कभार मिलेगा, कभी किसी का टेस्ट में दिख जाए, तो कम से कम इतना आप याद रख लें। तो इसको बोलते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो लिखना अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इफ according to this law, if system A, if according to this law, if system A are thermal equilibrium, are thermal equilibrium, are thermal equilibrium with system B, are thermally equilibrium with system B, with system B, and system B, and system B are, and system B are thermal equilibrium, are thermal equilibrium with system C, are thermal equilibrium with system C, then system A, then system A R must be, then system A R must be thermal equilibrium, then system A R must be thermal equilibrium with system C, R must be thermal equilibrium with system C। तो एक बच्चों वाली बात करी, उसने कुछ भी नहीं बोला कि अगर ए बी के बराबर है और बी अगर सी के बराबर है तो फिर ए बी किसके बराबर रहा होगा, सी के बराबर रहा ही होगा। ये थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या, जहाँ पे भी नेट हीट फ्लो कितना हो जाए, जीरो हो जाए, उसको बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। तो ऐसा बना लेंगे, ठीक है, थर्मल इक्विलिब्रियम, नेट हीट फ्लो जीरो आना चाहिए। और कल ही बात हुई थी कि हीट का फ्लो होता क्यों है, टेम्परेचर के डिफरेंस के कारण। और अगर हीट का फ्लो नहीं हो रहा है, मतलब दो लोगों के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस कितना होगा, जीरो होगा। और जीरो कब आएगा डिफरेंस, जब दोनों का टेम्परेचर क्या होगा, बराबर होगा। तो जो ए का टेम्परेचर है वो बी के बराबर है, और जो बी का टेम्परेचर है वो सी के बराबर है, तो फिर जो ए का टेम्परेचर होगा वो सी के भी तो बराबर होगा। तो बस इतना आसान है और ये खत्म हो गया, ठीक है। दूसरी हेडिंग, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और ये आया भी बाद में था ना, पहले फर्स्ट आया था उसके बाद ये आया था, तभी तो नाम इसका जीरो रखना पड़ा। मतलब वो ज़रूरी है कि टेम्परेचर वाली बात है वो, तो इसको बहुत पहले आ जाना चाहिए था, बट आया नहीं पहले, तो जीरो रख दिया आप, ठीक है, अपने क्या काम। और जीरो जैसा ही है तो जीरो ही है, ये कुछ नहीं है इसमें। तो ऐसा याद रखोगे क्या कि ए बराबर हो बी के, बी बराबर हो सी के, तो ऐसा कहा जा सकता है कि ए भी बराबर होगा किसके, सी के। मेन है अपने पास कौन सा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो क्या बोला इसने फर्स्ट लॉ में, ये बेस्ड है, पहली बात तो किस पे वो आपको पता होना चाहिए। तो फर्स्ट लॉ किस पे बेस्ड है, एनर्जी कंजर्वेशन के लॉ पे बेस्ड है। मतलब एनर्जी को ना ही आप बना पाएंगे ना ही आप
डिस्ट्रॉय कर पाएंगे, केवल आप उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर पाएंगे। और फॉर्म कौन से वाले जो अपन 3 बार बार लिख रहे हैं, इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में, वर्क के फॉर्म में, और किसके फॉर्म में, हीट के फॉर्म में। तो उन तीनों के बीच में क्या दिया गया, रिलेशन दिया गया। तो सिंपल सी बात है, मान लो आपका सिस्टम है, ये आपका सिस्टम है, ठीक है। तो इसका कुछ ना कुछ एनर्जी होगा, क्या, E1, कुछ तो होगा इसके पास, नहीं पता कितना है, निकाल भी नहीं सकते कितना है, पर कुछ तो होगा, क्या होगा, एक नाम दे दिया, क्या, E1। फिर मान लो मैंने इसको एक हीट दे दी, इसको हीट दी अपन ने ना, और हीट दी इसलिए क्या लिख रहा हूं, कुछ मिलेगा इसको, तो मिलेगा तो कहां जाएगा, इसमें जुड़ जाएगा। तो पहले एनर्जी कितनी थी इसकी, E1 थी, तो हीट देने के बाद इस सिस्टम की एनर्जी कितनी हो जाएगी, E1 प्लस कितनी हो जाएगी, Q। तो इसकी एनर्जी कितनी हो गई, E1 प्लस कितनी हो गई, Q हो गई। बाद में मान लो मैंने इसको वर्क भी कर दिया इसके ऊपर, और वर्क के फॉर्म में इसको एनर्जी क्या कर दिया अपन ने, तो पॉजिटिव क्या बता रहा है, वर्क डन ऑन द सिस्टम है, तो वर्क भी दे दिया इसको, तो वो भी इसके अंदर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। दूसरी बात, वर्क डन दे रहे हैं मतलब ऑन द सिस्टम या बाय द सिस्टम, ऑन द सिस्टम, तो कंप्रेस्ड होगा या एक्सपांड होगा, कंप्रेस्ड। तो थोड़ा छोटा बना दूं ताकि आपको समझ में आए कि क्या हो गया होगा, सिस्टम कंप्रेस्ड हो गया होगा। पर एनर्जी क्या हो गई होगी, पहले से कितनी थी, E1, उसके बाद Q कहाँ से मिली, हीट के फॉर्म में, उसके बाद W कहाँ से बना, वर्क के फॉर्म में, और सारा क्या कहलाएगा, ये वापस क्या है इसका, ये इंटरनल एनर्जी। पर ये बाद वाली है तो नाम क्या दे दिया इसको, E2। उस E1 को इधर ले आएंगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, E2 माइनस E1, W प्लस किसके, Q के, और ये E2 माइनस E1 को क्या बोलते हैं, डेल्टा E किसके बराबर, W प्लस Q के। तो है कुछ नहीं, तीनों के बीच का रिलेशन है किसके बीच में, इंटरनल एनर्जी, वर्क डन, और किसके बीच में, हीट के बीच में। एक दिया रहेगा, दूसरा आपसे पूछेगा क्या क्या हुआ, तो ये सारा आपको निकालना है। दूसरी बात, साइन बड़ा इंपॉर्टेंट है, 45 ही बोलेगा, गेन बाय सिस्टम, रिलीज बाय सिस्टम। गेन बाय सिस्टम बोले तो 45 आएगी हीट, रिलीज बाय सिस्टम बोले तो Q का वैल्यू -45 रखना है। एनर्जी बार बार वही बोलेगा, 25 इंक्रीजेज बाय 25 किलो जूल प्लस 25, डिक्रीजेज बाय प्लस 25 किलो जूल, कितना आएगा, -25, ठीक है। अगर आपको साइन नहीं रखना है तो फिर हर बार फार्मूला बनाना पड़ेंगे मेरे को। तो ये तो मैंने उसको हीट दी, वर्क भी इसको दिया, फिर एक और फार्मूला क्या बनाना पड़ेगा मेरे को, कि मान लो इसके पास कोई सिस्टम था, इससे हीट चली गई, तो पहले पास क्या बचा इसके पास, E1, अब हीट चली गई तो क्या आएगा, माइनस का Q, वर्क भी इसने कर दिया तो क्या आ जाएगा, माइनस का W, और बाद में जाके सब क्या बनेगा, ये E2। तो फिर वो इधर आएगा, देखो और फार्मूला बनाना पड़ेगा आपको कि डेल्टा E किसके बराबर, -W और -Q के। यहां कोई दिक्कत नहीं, यहां वैल्यू रख दो सीधी, 45 35, तब भी आंसर सही आएगा। एक तरीका क्या हो सकता है, हीट तो इसको दी हो अपन ने, और वर्क इसने क्या कर दिया हो, कर दिया हो, तो क्या जाएगा कि E1 प्लस Q माइनस W, और ये सारा किसके इक्वल, फिर E2 के। एक तरीका, वर्क तो दे दिया अपन ने, हीट क्या कर दी इसने, रिलीज कर, देखो और फार्मूला आ जाएगा E1 माइनस Q प्लस W किसके इक्वल, E2 के। तो फिर वो ज़्यादा सोचना पड़ जाएगा आपको कि कब क्या हुआ, तो फार्मूला कैसा बना है अपन, तो फिर अपन वो वाली वैल्यू ही लेके चले। ये उससे बेटर है कि आप तो एक ही फॉर्मूला के, कौन सा, डेल E किसके इक्वल, W प्लस Q के। पर अब यहाँ वैल्यू आपको विथ साइन रखनी है। वर्क डन बाय द सिस्टम बोला है तो प्लस में रखेंगे, ऑन सॉरी बाय द सिस्टम बोला तो माइनस में रखेंगे, प्लस ऑन द सिस्टम बोला तो प्लस में रखेंगे। एनर्जी डिक्रीज बोला तो माइनस में रखना पड़ेगा, इंक्रीज बोला तो प्लस में वैल्यू पुट करेंगे। हीट के बारे में रिलीज बोला तो माइनस में रखनी पड़ेगी, और गेन बोला तो प्लस में रखनी पड़े। और ये कुछ नहीं, ये बिना लगाए भी आ सकता है, करना वही है, जितना दिया है वो सब यूज करना है, आया गया सब क्या करना है, बराबर ही करना है, क्योंकि किस पे बेस्ड है, ये एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है। तो क्वेश्चन दो तरीके से बन सकता है, बिना फार्मूले के बन जाएगा, इसमें कोई बड़ा काम नहीं है, पर सोचना बहुत पड़ेगा फिर आपको, कि पहले सोचो था कितना, फिर आया कितना, वो सब जोड़ लो, और जो गया गया वो क्या कर दो, माइनस कर दो, तो सोचना पड़ेगा आपको। पर उससे बेटर है कि अपना फार्मूला बनेगा ये, डेल E किसके इक्वल, W प्लस Q के। तो पहले लिखेंगे एक लाइन उसमें, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। पहली बात तो इट इज बेस्ड ऑन, it is based on law of energy conservation, it is based on law of energy conservation, ठीक है। और दूसरी बात, it is the relation between internal energy, work done and heat, it is based on law of energy conservation। और दूसरा, it is the relation between internal energy, work done and heat, ठीक है, ठीक है। मान लो ये सिस्टम था E1,
इसको अपन ने W वर्क दिया, अपन ने इसको Q हीट दी। उसके बाद ये नई स्टेट में चला गया होगा, तो इसकी सेकंड स्टेट में इसकी जो एनर्जी हो गई होगी, क्या हो गई होगी, वो E2 हो गई होगी। और यहाँ से आपको दिख रहा है कि E2 किसके इक्वल, E1 जो पहले से था, वो वाली एनर्जी जो उसको Q के फॉर्म में मिली, और वो वाली जो उसको W के फॉर्म में मिली, और सारा किसके इक्वल आएगा, E2 के। उधर जाके माइनस करूँगा तो क्या बनेगा, E2 माइनस E1 किसके इक्वल, W प्लस Q के। और इसको क्या लिख सकते हैं, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी किसके इक्वल, वर्क डन प्लस हीट के। तो ये फार्मूला है कि डेल यू बराबर W प्लस क्यू। ये डेल ई लिखा मैंने, कभी कभार क्या दिखेगा आपको, डेल यू भी दिख जाए तो कोई बड़ा काम तो नहीं, शुरू में लिखवाया। दो सिंबल है, कभी ई यूज करता है और कभी यू यूज करता है। क्वेश्चन तो इसके बिना भी हो जाता है फार्मूले के, फिर वही आया गया सब बराबर करना है। और यहाँ सब एग्जाम के क्वेश्चन भी आपके स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। डाटा दिया रहेगा, सारी वैल्यू, बस तीनों का रिलेशन है, बस ध्यान रखना है कि वैल्यू विथ साइन लेके चलना है अपने को। सिस्टम की बात ज़्यादा चलेगी, बट छोटा सा वर्ड सराउंडिंग लिख दिया तो थोड़ा उल्टा सोचना पड़ेगा आपको, क्योंकि जो सिस्टम से गया है वही तो सराउंडिंग को मिला है, और जो सराउंडिंग से गया है वही किसको मिला है, सिस्टम को। और अपने लिए जो सिस्टम को मिले वो प्लस है, और जो गया वो माइनस है। तो एक क्वेश्चन लिखेंगे, व्हेन अन सिस्टम are release when on system are release 45 kilojoule of heat, when on system are release 45 kilojoule of heat, when on system are release 45 kilojoule of on heat, and work done on the system, and work done on the system, and work done on the system is, and work done on the system is 35 kilojoule, and work done on the system is 35 kilojoule, then find out change in internal energy, then change in internal energy of one system। तो उसकी इंटरनल में चेंज कितने का आया होगा। पहली बात तो वर्क डन ऑन द सिस्टम कितने का है, 35 का, तो मिला कितना उसको 35, पर गया कितना उससे 45, तो आया तो 35 ही था, पर गया कितना 45, तो ये 10 कहाँ से गया, खुद से, तो डिक्रीजेस बाई कितनी हो जाएगी 10 किलो जूल। तो बनने वैसे बन जाते हैं वो, पर वैसे ना बने तो कम से कम फिर आखिरी में फार्मूला अपने पास क्या लगाएंगे कि चेंज इन इंटरनल किसके इक्वल, W प्लस क्यू के। तो वर्क डन 35 है प्लस ऑन द सिस्टम है, तो 35 नहीं है, क्या है वो, प्लस का 35 प्लस हीट 45 है, पर वो आई नहीं है सिस्टम से, क्या हुई है वो, रिलीज हुई है, गई है, तो क्या रखनी पड़ेगी उसको, माइनस ऑफ 45। तो ये माइनस का 45 वो प्लस का 35 कितना बचेगा, -10। और ये माइनस भी माइनस नहीं है ना, ये माइनस बता क्या रहा है बस कि वो बढ़ नहीं रही है, वो 10 से क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। बाकी वही देखो, सिस्टम के पास कुछ तो एनर्जी होगी, आपने वर्क के फॉर्म में कितना दिया है इसको 35, और आपने हीट के फॉर्म में कितना निकाल लिया इससे 45, तो निकाल कितना लिया इससे अपन ने 45, और दिया कितना इसको अपन ने 35, तो इसके पास से कुछ तो गया, और कितना गया इससे 10 गया, तो कितने डिग्रीज होगी 10 से। तो ऐसा क्वेश्चन मिलेगा थर्मो में। तो इसके से फार्मूले क्वेश्चन है डेल यू इक्वल्स टू W प्लस क्यू, उससे भी हो जाएगा, या फिर ये आया गया बराबर करेंगे तो भी हो जाएगा, ठीक है। एक और लिखेंगे, अभी मैं सारे सेम यूनिट वाले दे रहा हूँ ना, जूल जूल जूल, किलो जूल किलो जूल किलो जूल, कैलोरी कैलोरी कैलोरी। एग्जाम वाला कभी उल्टा कर दे
कि कोई जूल में दिया हो, कोई कैलोरी में दिया हो, तो फिर थोड़ा कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको एक में, तब जाके आंसर निकलेगा। लिखना लिखना इफ इफ इंटरनल एनर्जी if internal energy if internal energy of a system if internal energy of a system is decreases by 25 kilocalorie is decreases by 25 kilocalorie and heat and heat gain by a system and heat gain by a system is 85 kilocalorie and heat gain by a system is 85 kilocalorie. Then find out work done. Then find out work done. तो कितना वर्क हुआ होगा? कितना आया? 110 प्लस का कि माइनस का? प्लस का कि माइनस का? देखो है तो सिंपल सा ही, कुछ भी होगा इसके पास वो बात की बात है। मिला कितना इसको? हीट क्या की इसने? रिलीज किया गेन की, गेन की, तो हीट के फॉर्म में कितना मिला इसको? 85। तो वो तो इसके पास है ही है, जो इसको वर्क के फॉर्म में यूज करना है, जो भी करना है। दूसरी बात, इसकी एनर्जी बढ़ी है घटी? बढ़ रही है घट रही है? बढ़ रही है, कम हो रही है। और कितने से कम हो रही है? 25 से। तो वो भी कम हो रही है 25। खुद का भी तो कुछ यूज कर रहा है, तो खुद का भी माइनस कितना हो गया? ये 25। बाहर से कितना लिया था इसने? 85 जोड़ा नहीं, और भी कम हो गया। तो ये खुद का 85, सॉरी बाहर से आया वो 85, खुद का 25, और ये सारा इसने क्या किया होगा? वर्क ही किया होगा। और इसने किया होगा तो किसमें आएगा? माइनस में। और 85 का वो और 25 का ये, तो 90 और 20 कितना? 110। तो कितना आएगा? माइनस का 110। ये वर्क डन बोला आपसे। इसी में अगर एग्जाम में आपसे बोला था कि वर्क डन बाय द सिस्टम, देखो ये माइनस, मगर मैं W की वैल्यू -1110 लिख रहा हूं, तो उसी का मतलब तो यही है कि वर्क डन बाय द सिस्टम इस कितना? 1110। और पूछा ही आपसे अगर ये हो कि वर्क डन बाय द सिस्टम, और फिर बोलोगे क्या? -1110। फिर तो केवल कितना किया उसने? 1110 का वर्क किया उसने। तो ये माइनस इंडिकेट भी क्या कर रहा है अपने पास अभी कि वर्क डन बाय द सिस्टम है कितना? 1110। और पूछूं ये आपसे मैं कि वर्क डन बाय द सिस्टम, तो ये लाइन तो हो गई ना कंप्लीट, बचा क्या? केवल 1110। तो फिर वो दिक्कत आएगी आपको। वर्क डन इसी क्वेश्चन में अभी पूछा मैंने आपसे, वर्क डन है। एक तरीका तो ये है, पर अगर ये ना बने तो सबसे आसान देखो ये लगाना होता, ज्यादा क्यों टाइम वेस्ट करना, कि डेल यू किसके बराबर? W प्लस क्यू के। अब ये बड़ी नहीं है, क्या हो गई? ये डिक्रीज हो गई, तो ये वैल्यू 25 नहीं है, कितनी? -25। ये वर्क अपने को वैसे ही निकालना है, प्लस ये क्यू भी क्या हुआ है? गेन हुआ है। तो ये तो प्लस में आया कितना? 85 पर उधर जाएगा तो क्या बनेगा? माइनस का 85। तो W कितना आएगा? माइनस का 25 माइनस का 85, तो माइनस का 1110। तो बोलना क्या चाह रहा है माइनस? कि वर्क डन बाय द सिस्टम 1110। और पूछा आपसे वर्क डन है, तो आंसर क्या लिखूंगा? -1110। अब आपसे ये पूछूं मैं कि वर्क डन बाय द सिस्टम इस, तो क्या वो -1110 है? वो वर्क डन बाय द सिस्टम तो कितना है? 1110 है। तो फिर आपको आंसर प्लस का 110 टिक करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें वो वाली दिक्कत है ना, ये वो वाला कॉन्सेप्ट है ना अक्षय कुमार वाला, कि चल चल अपने बाप को मत सिखा। ठीक है, उसको अगर पहले से पता है कि वर्क डन बाय द सिस्टम है, तो अपने को प्लस माइनस नहीं बताना है। ये अपन बता क्यों रहे हैं प्लस माइनस? क्योंकि उसको बता रहे हैं अपन कि भैया वर्क डन बाय द सिस्टम हुआ है, वर्क डन ऑन द सिस्टम हुआ है, हीट रिलीज बाय अ सिस्टम हुई है, हीट गेन बाय अ सिस्टम हुई है, एनर्जी डिक्रीज हुई है, इंक्रीज हुई है ना। मान लो कि एनर्जी का आंसर आ रहा है अपना माइनस का 25, तो क्या बोलोगे इस -25 को? क्या कहना चाह रहा है -25? कि डिक्रीजेस बाय 25 किलो जूल। अब पूछे आपसे वो कि फाइंड आउट डिक्रीज इन
इंटरनल एनर्जी तो क्या -25 डिग्री हुई, कितने डिग्री हुई केवल 25 से हुई वो तो वो थोड़ा सा दिक्कत है कि पहले से अगर क्वेश्चन में इंडिकेट है कि वो क्या है तो आपको इंडिकेट नहीं करना उसको नहीं पता है पहले से तो अपन बताएंगे उसको कि डिक्रीज हुई कि इंक्रीज हुई। तो ये थोड़ा सा कभी कभार एक आधे क्वेश्चन आप करेंगे तो दिक्कत देगा आपको ये। अब ठीक है, नसीब की बातें हैं तो सब हो सकता है वो एक दिन एग्जाम में भी आ जाए, किसी टेस्ट में आ जाए, मॉड्यूल में आ जाए, तो फर्क नहीं पड़ता है वो एक दिन, पर मान लो वो एक दिन नीट में ही आ जाए तो फिर तो बहुत फर्क पड़ जाएगा। और साइन है, छोटा सा खेल है प्लस माइनस का, आप भी कुछ नहीं कर सकते, मैं भी कुछ नहीं बता सकता, वो तो देखो दिन पे डिपेंड करता है क्या सोच लिया उस दिन अपन ने, प्लस टिक करना था कि माइनस। और ये चैप्टर में दिक्कत है थोड़ी सी, हर बार बहुत समस्या है प्लस माइनस की, तो इतना हो जाएगा। अब आगे क्या है कि ये तो अपन हर जगह लगा रहे हैं, तीनों लेके चल रहे हैं। अब कुछ प्रोसेस थी अपने पास, आइसोकोरिक, एडियाबेटिक, एक आपने पढ़ा होगा आइसोथर्मल, एक अपन ने क्या पढ़ा आइसोथर्मल, एक अपन ने क्या पढ़ा था साइक्लिक, और एक आपने क्या पढ़ा आइसोबारिक। तो कुछ कुछ वैल्यू क्या होती जाएगी, जीरो होती जाएगी, कुछ कुछ फार्मूले उसमें एक्स्ट्रा बनते जाएंगे, तो उनको बोलते हैं एप्लीकेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो अगले डालेंगे आप एप्लीकेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एप्लीकेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसे क्वेश्चन ज़्यादा नहीं कराया मैंने क्योंकि सिंपल सा है, आपको दिखेंगे बुक में, मॉड्यूल बुक में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ना, और कैलोरी और जूल का कन्वर्जन भी है तो लगा लेना उसमें से, एप्लीकेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और पहले लिखेंगे आप इन आइसोकोरिक प्रोसेस, सबसे पहले सबसे बेसिक इन आइसोकोरिक प्रोसेस। तो आइसोकोरिक है मीन्स वॉल्यूम कैसा है कांस्टेंट, मीन्स डेल वी कैसा है जीरो, मतलब वर्क डन माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल मल्टीप्लाइड बाय डेल वी, तो वर्क डन कितना है जीरो। तो हर आइसोकोरिक का वर्क डन कितना आएगा, हमेशा जीरो आएगा। तो आइसोकोरिक में वर्क डन कितना है, जीरो है। ठीक है, दूसरी बात डेल यू, डब्ल्यू प्लस क्यू, तो यहां से डेल यू तो जीरो हो गया, तो डेल यू किसके बराबर, प्लस ऑफ क्यू के, या माइनस ऑफ डेल यू किसके बराबर, माइनस ऑफ क्यू के। तो एक बात दिखिए आपको, हीट, हीट क्या होती है, पाथ फंक्शन या स्टेट फंक्शन, हीट, वैसे हीट क्या होती है पाथ फंक्शन, पर यहां दिख रही है आपको हीट किसके इक्वल, डेल यू के, और डेल यू कैसा स्टेट फंक्शन। तो देखो दो अलग अलग बातें हैं, होना और बिहेव करना। वैसे हीट स्टेट फंक्शन नहीं है, हीट क्या है पाथ फंक्शन, बट इन आइसोकोरिक प्रोसेस हीट बिहेव लाइक स्टेट फंक्शन, होती नहीं है, बिहेव करती किसकी तरह, स्टेट फंक्शन की तरह। तो ये थोड़ा आपको दिक्कत आएगा। एक्चुअल में हीट जो है वो क्या है पाथ फंक्शन, वर्क डन भी क्या है पाथ फंक्शन, बट अभी इसमें एक और बात भी आएगी, ऐसा प्रोसेस आएगा भी आगे जाके, आइसोथर्मल लिखेंगे आइडियल रियल गैस के लिए, आइडियल गैस के लिए, तो वहां आपको दिखेगा कि कुछ चेंज हुआ होगा वहां भी। ठीक है, तो थोड़ा सा ये दो चार चीजें भी दिखेगी आपको, तो इतना लिख लेना। दूसरी बात, कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, क्या सही है क्या गलत है, तब मैं लिखवाऊं या आप पढ़ लोगे, पढ़ना आता है क्या आपको, ये इन दोनों बातों को पढ़ लोगे क्या आप, ये वाली बात और ये वाली बात पढ़ लोगे आप लैंग्वेज के फॉर्म में क्या लिखा है ये। तो ऐसा नहीं आएगा डेल यू इक्वल्स टू क्यू, आपसे पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस, और में ऐसा लिखा रहेगा कि डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी आर इक्वल्स टू रिलीज इन हीट। तो ऐसा पढ़ना है अपने को, यहाँ दिख रहा है यहाँ प्लस है, यहाँ भी क्या है प्लस है, तो कैसे पढ़ेंगे इसको कि इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी आर इक्वल्स टू हीट गेन बाय अ सिस्टम, और यहाँ क्या पढ़ेंगे कि डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी आर इक्वल्स टू हीट रिलीज बाय अ सिस्टम, क्योंकि ऑप्शन कौन सा नहीं बचा, वर्क वाला ऑप्शन तो है नहीं, तो जितनी उसकी एनर्जी डिक्रीज होगी उतनी हीट क्या करेगा वो रिलीज करेगा, जितनी आप उसको देंगे कहाँ जोड़ेगा वो, देखो ये सिस्टम है आपके पास, आप इसको क्यू हीट दे रहे हैं, अब वर्क तो कर नहीं सकता ये, तो सारा का सारा कहाँ जोड़ेगा अपनी इंटरनल एनर्जी में क्या कर लेगा ये जोड़ लेगा, तो क्या होगी बढ़ेगी घटेगी, बढ़ेगी। आप चाहते हैं कुछ रिलीज करे ये, अब वर्क के फॉर्म में तो नहीं आ सकती, कहां से आएगी एनर्जी रिलीज करने, खुद की देनी पड़ेगी, तो इसका इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा इस केस में डिक्रीज हो जाएगा, और इस केस में क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा। तो ऐसा वो उस लाइन का मतलब है कि इन आइसोकोरिक प्रोसेस इंक्रीज इन
इंटरनल एनर्जी आर इक्वल्स टू हीट गेन बाय अ सिस्टम, और डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी आर इक्वल्स टू हीट रिलीज बाय अ सिस्टम। तो इतना याद रखेंगे, ठीक। तो दो चार चीजें हैं। ऐसे कुछ क्वेश्चंस भी आएंगे। ये देखो, हाँ दूसरी बात, ये आइसोकोरिक है तो बाउंड्री कैसी होगी? वर्क डन आपको जीरो लाना है तो बाउंड्री रिजिड या फ्लेक्सिबल? अरे यार, अगर बाउंड्री फ्लेक्सिबल होगी तो या तो कंप्रेस्ड हो जाएगा या एक्सपांड करा जा सकता है, नहीं चाहता वर्क डन हो तो बाउंड्री मस्ट भी क्या होगी? रिजिड होगी इसकी, ठीक है। तो यहाँ आपसे पूछेगा कि हीट देने पे आप टेम्परेचर बढ़ेगा कि घटेगा, तो सिंपल समझते हो आप कि अगर किसी का एनर्जी ज़्यादा तो उसका टेम्परेचर भी क्या होगा? ज़्यादा। तो अगर आप इसमें हीट, किसी आइसोकोरिक प्रोसेस में किसी कंपाउंड को अगर आप हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसका टेम्परेचर क्या होगा? इंक्रीज होगा। और अगर आप उसे हीट रिलीज करवा रहे हैं तो टेम्परेचर क्या होगा? उसका डिक्रीज होगा। ये तो समझ में आता, थोड़ा सा रिलेट कर पाएंगे। टेम्परेचर बहुत जगह भी आएगा आगे जाके कि अभी अपन ना पानी को बिना गर्म करे भी गर्म कर सकते हैं। नहीं समझे? आप पानी को बिना गर्म करे भी उबाल सकते हैं। अभी आगे देखेंगे, अभी यहां तक तो लिखो ना। थर्मोडाइन, ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है कि उबालने के लिए गर्म ही करना पड़े, बिना गर्म करे भी पानी को उबाला जा सकता है। अरे अभी आएगा, देखो एक प्रोसेस आएगी अभी यहाँ पे, आइसो एडियाबेटिक पढ़ेंगे। तो एडियाबेटिक का हीट तो जीरो होता है। अब एडियाबेटिक में जो सिस्टम लेना पड़ेगा आपको, उसकी जो बाउंड्री रहेगी वो कैसे लेनी पड़ेगी आपको? नॉन कंडक्टिंग, क्योंकि हीट का चेंज नहीं हो सकता। तो इसको आप नॉन कंडक्टिंग बाउंड्री, गर्म भी करोगे तो हीट तो जाएगी नहीं अंदर, तो गर्म करने से काम नहीं चलेगा। हाँ दूसरी बात, इसको रिजिड भी नहीं ले सकता, नहीं तो फिर तो वर्क भी नहीं कर पाऊंगा इसमें। तो इसके ऊपर पिस्टन लगाएंगे मूवेबल, जिसको अंदर बाहर करा जा सकता, तो वर्क डन हो जाएगा। तो मान लो मैं उसको ऊपर से कंप्रेस्ड कर दूं, तो क्या किया अपन ने? वर्क डन ऑन द सिस्टम किया। क्यू का वैल्यू क्या आएगा? अभी जीरो आएगा। तो यहां से देखा होगा कि डेल यू किसके इक्वल? डब्ल्यू प्लस क्यू के। तो ये तो जीरो है, तो जितना भी आपने वर्क दिया कहाँ गया वो? इसकी इंटरनल एनर्जी, एनर्जी बढ़ी इसकी, तो पानी गर्म होगा ये। तो आप किसी पानी को कंप्रेस्ड करके, किसमें? अगर बाउंड्री कैसी होनी चाहिए, लेकिन नॉन कंडक्टिंग बाउंड्री अगर है आपके कंटेनर की, और आप क्या करेंगे? पानी को अगर कंप्रेस्ड करेंगे तो क्या हो जाएगा? वो गर्म हो जाएगा। और इसको आप एक्सपांड कर दोगे तो ठंडा भी हो जाएगा वो। तो ऐसा पूछेगा आपसे कि इन IBS क्वेश्चन है कुछ मॉड्यूलों में, बुक्स में, कि किसी एडियाबेटिक प्रोसेस में टेम्परेचर कैसे बढ़ाया जा सकता है? कंप्रेस्ड करके या एक्सपांड करके? तो एडियाबेटिक है, हीट तो ऑप्शन है नहीं। अब मुझे टेम्परेचर बढ़ाना है, मतलब मुझे इसकी इंटरनल एनर्जी क्या करनी है? बढ़ानी है। तो क्या करना पड़ेगा? ऑन द सिस्टम। घटाना है तो क्या करना पड़ेगा? बाय द सिस्टम। तो एक्सपांड करना पड़ेगा, तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कंप्रेस्ड करेंगे, टेम्परेचर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो इससे पानी को बिना गर्म करे भी उबाला जा सकता है। बस क्या करना पड़ेगा? उसको पिस्टन ऐसा लेना पड़ेगा कि बाउंड्री क्या हो? नॉन कंडक्टिंग हो, पिस्टन भी कैसा हो? नॉन कंडक्टिंग हो। और क्या करो? उसको कंप्रेस्ड करेंगे तो क्या मिलेगा? उसको वर्क ऑन द सिस्टम हुआ। कहाँ जाएगा? उसकी इंटरनल एनर्जी में। तो क्या बढ़ेगी? उसकी एनर्जी बढ़ेगी, टेम्परेचर भी क्या होगा? उसका बढ़ेगा। तो ऐसे उसको बोला जा सकता है। तो ये सारी लाइनें अभी बहुत सारी बनेगी यहाँ पे, 4-5। तो हर एक के लिए बोल रहा हूँ, ऐसा लिख नहीं पाओगे आप भी। आपको बस फार्मूला याद रखना है, डेल यू किसके इक्वल? डब्ल्यू प्लस क्यू के। और किसमें क्या जीरो है वो याद रखना है। तो जैसे आइसोकोरिक के क्या जीरो है? डब्ल्यू जीरो है। तो डेल यू किसके इक्वल? क्यू के। तो डेल यू किसके इक्वल? क्यू के। और माइनस डेल यू किसके इक्वल? माइनस क्यू के। यहां आपको दिख रहा है कि इन आइसोकोरिक प्रोसेस हीट बिहेव लाइक अ स्टेट फंक्शन। तो ये लाइन लिखवा रहा हूं, पर ये दोनों लाइनें नहीं लिखवा रहा हूं कि क्या पढ़ते हैं इसको। पढ़ना आपको आना चाहिए कि इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल्स टू हीट गेन बाय अ सिस्टम, डिक्रीज इज इक्वल्स टू हीट रिलीज बाय अ सिस्टम। क्योंकि कौन सा दरवाजा बंद हो गया? वर्क वाला दरवाजा बंद है। किस प्रोसेस में? आइसोकोरिक में। पर एक लाइन लिखेंगे, इन आइसोकोरिक प्रोसेस। ये काम का है थोड़ा, ठीक है। इन आइसोकोरिक प्रोसेस हीट, इन आइसोकोरिक प्रोसेस हीट बिहेव लाइक, इन आइसोकोरिक प्रोसेस हीट बिहेव लाइक स्टेट फंक्शन। इन आइसोकोरिक प्रोसेस हीट बिहेव लाइक बिहेव लाइक स्टेट फंक्शन। होती नहीं है, बिहेव करती किसकी तरह? स्टेट की तरह। मतलब पाथ पे डिपेंड यहाँ करेगी नहीं वो, ठीक है। इतना हो जाएगा। अगला लिखेंगे आप जो भी लिखा मैंने, एडियाबेटिक प्रोसेस। दूसरा लिखना, इन एडियाबेटिक प्रोसेस। अब सब फार्मूले ही हैं और ये सब शुरू हो ही गया कि इन एडियाबेटिक क्या जीरो होगा? इन एडियाबेटिक क्या जीरो होगा? क्यू जीरो आएगा।
और अगर एडियाबेटिक का Q 0 है तो फिर इसका जो डेल्टा U है या डेल्टा E है वो किसके इक्वल, W प्लस Q के। Q अपने पास कुछ है नहीं, तो यहाँ से क्या दिख रहा होगा आपको कि डेल U किसके इक्वल, W के, या माइनस का डेल U किसके इक्वल, माइनस W के। अब पढ़ लेंगे इन दोनों लाइनों को कि क्या कहना चाह रही है वो, कि इन अ एडियाबेटिक प्रोसेस increase in internal energy of a system are equal to work done on the system। और नीचे वाले लाइन क्या बोल रही है कि इन एडियाबेटिक प्रोसेस डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी आर इक्वल्स टू वर्क डन बाय द सिस्टम। जितना वर्क करेगा खुद से ही करेगा, क्योंकि किसके फॉर्म में नहीं आ सकता हीट एनर्जी, हीट के फॉर्म में तो ऑप्शन बचा नहीं। तो जो भी वर्क करना है खुद से करना है, जो भी वर्क होगा कहाँ जुड़ जाएगा, खुद की एनर्जी में क्या हो जाएगा, जुड़ जाए। और इसमें जो वर्क होता है ना वो कैसे बिहेव करता है, स्टेट फंक्शन की तरह। तो ये लिखने के बाद लास्ट लाइन वो कि इन एडियाबेटिक प्रोसेस वर्क डन बिहेव लाइक स्टेट फंक्शन। इन एडियाबेटिक प्रोसेस, इन एडियाबेटिक प्रोसेस, इन एडियाबेटिक प्रोसेस वर्क डन behave like, in adiabatic process work done behave like, behave like, behave like state function। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन मिलेगा आपको, एलन के मॉड्यूल में भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि इन अ एडियाबेटिक प्रोसेस टेम्परेचर ऑफ सिस्टम आर इंक्रीजेस बाय। तो ऑप्शन लिखा रहेगा पहला बाय कंप्रेस्ड वर्क, बाय एक्सपांड वर्क, बाय कुछ और हीट वीट का तो ऑप्शन है नहीं वैसे भी यहाँ पे, क्योंकि एडियाबेटिक प्रोसेस है तो आप हीट उसको प्रोवाइड तो कर नहीं सकते। तो आंसर क्या आएगा, कैसे टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं आप, कंप्रेस्ड करके या एक्सपांड करके। तो आपको कंप्रेस्ड करना पड़ेगा टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए, और एक्सपांड करना पड़ेगा टेम्परेचर को कम करने के लिए। ठीक है, हो जाएगा ताई। एनर्जी कैसे, टेम्परेचर कैसे बढ़ेगा, जब उसकी एनर्जी बढ़ेगी। और कैसे बढ़ा सकते हैं एनर्जी, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल्स टू किसके, वर्क डन ऑन द सिस्टम के बराबर है। और ऑन द वाला वर्क कौन सा है, कंप्रेस्ड या एक्सपांड, कंप्रेस्ड वाला। तो ये सब दिखेगा ना, मैं लिखवा नहीं रहा हूँ, पर आप करेंगे घर जाके थोड़ा ट्राई करेंगे तो मुझे मिलेगी आपको कि कैसे क्वेश्चन बनेंगे। बड़ा थ्योरी चैप्टर है, बहुत सारा इसमें, बहुत थ्योरी है इसके अंदर। न्यूमेरिकल तो बहुत कम मिलेगा आपको, सब कुछ थ्योरी बेस चैप्टर आएगा पूरा का पूरा ही। इतना हो गया। तो ये दूसरी वाली प्रोसेस है। तीसरी एक लिखो साइक्लिक प्रोसेस, तो लिखेंगे अगला इन साइक्लिक प्रोसेस। क्या जीरो होगा साइक्लिक में, साइक्लिक वही जहां चालू किया वहीं खत्म। सारे जीरो नहीं होते, सारे स्टेट फंक्शन जीरो होते हैं। तो जहां चालू किया घूम फिर के वहीं आ गए वापस, तो इनिशियल फाइनल सेम ही है, तो सारा स्टेट क्या होगा, जीरो होगा। और कौन सा अपने पास स्टेट, तो इसमें भी क्या जीरो आएगा आपका। तो इन साइक्लिक में क्या जीरो होगा, डेल्टा यू जीरो आएगा। तो फिर वही डेल्टा यू किसके इक्वल, डब्ल्यू प्लस क्यू के। इसको अगर आप जीरो कर दें तो यहां से बना पाओगे रिलेशन कि डब्ल्यू किसके इक्वल, माइनस क्यू के, या माइनस डब्ल्यू किसके इक्वल, प्लस क्यू के। किस में चेंज नहीं कर सकते, इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा नहीं। तो जितना आप हीट दोगे सारा वो बाहर निकाल देगा वापस। तो हीट गेन बाय अ सिस्टम इक्वल्स टू वर्क डन बाय द सिस्टम। और जितना वो वर्क करना चाह रहा है उतनी हीट उसको बाहर से लेनी पड़ेगी, वो तो बात ये हो गई। और दूसरी बात, जितना उसे वर्क कर दोगे सारा वो हीट के फॉर्म में क्या कर देगा, रिलीज कर देगा, क्योंकि इसमें चेंज नहीं आ सकता, इंटरनल में चेंज नहीं कर सकता। क्योंकि प्रोसेस कैसी है, साइक्लिक है, जहां चालू किया था वहीं आ गया है। तो दोनों फेज में उसका एनर्जी क्या आना चाहिए, सेम ही आना चाहिए। तो E2 माइनस E1 कितना आएगा, जीरो आएगा। तो वो तो ऑप्शन है नहीं, वो दरवाजा बंद हो गया। कौन सा वाला, इंटरनल वाला। दो दरवाजे खुले हैं, वर्क वाले और हीट वाले। जितनी वर्क करोगे सारा हीट के फॉर्म में क्या करेगा, रिलीज ही करेगा, क्योंकि प्लस माइनस बराबर भी तो करना है। और जितना आप उसमें क्या करोगे, वर्क डन करवाना चाहते हो, फिर उसको आपको हीट देनी पड़ेगी। तो यहाँ से ऐसा पढ़ते हैं इसको कि वर्क डन ऑन द सिस्टम इक्वल्स टू हीट रिलीज बाय अ सिस्टम, एंड वर्क डन बाय द सिस्टम इज इक्वल्स टू हीट गेन बाय अ सिस्टम। पर किस प्रोसेस में, साइक्लिक प्रोसेस की बात कर रहा हूं। तो अलग अलग प्रोसेस का जीरो वाला टर्म और फार्मूला, डेल यू इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस क्यू। सारे नहीं है, अभी 3 ही हुए, 5 है क्योंकि, तो 3 हो गए। चौथी प्रोसेस क्या होती है, आइसोथर्मल। तो अगर लिखेंगे इन आइसोथर्मल प्रोसेस। अब थोड़ा सा यहाँ
दिक्कत है, सबके लिए नहीं, केवल आइडियल गैस के लिए। सबके लिए ऐसा नहीं होता, केवल किसके लिए, आइडियल के लिए ऐसा होता है। बट इन जनरल क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है तो माननी पड़ेगी आपको आइडियल गैस, दिक्कत वही है इसमें। वैसे तो बोलता है हर क्वेश्चन में क्या, आइडियल गैस, पर फिर भी ना भी बोला हो तो भी मान के चलना है क्या, आइडियल गैस, बट बोल दिया कि रियल गैस, तो फिर ऐसी बातें नहीं होगी एप्लीकेबल। तो शुरू में ही बात हुई कि आइडियल गैस के पास एक ही टाइप की एनर्जी है, कौन सी, काइनेटिक एनर्जी, और वो फंक्शन है किसका, टेम्परेचर का। तो उसकी जो चेंज आएगी वो क्या आएगी, जीरो आएगी, बाकी सबका जीरो नहीं आएगा। और मैं वही करना चाह रहा हूँ अभी, डेल्टा ई को जीरो करना चाह रहा हूँ। तो अगला लिखा आपने, इन आइसोथर्मल प्रोसेस, ऊपर वहीं रेड पेन में आप लिख दें जो भी कुछ यहाँ लिख रहा हूँ सब, ये केवल एप्लीकेबल है किसके लिए, आइडियल गैस के लिए। तो ब्रैकेट में लिख लें ओनली फॉर आइडियल गैस। रियल में ऐसा कुछ नहीं होगा जो मैं कर रहा हूँ, सब गलत बातें हैं रियल के लिए। तो इन आइसोथर्मल प्रोसेस और ब्रैकेट में ओनली एप्लीकेबल फॉर आइडियल गैस। अब आइडियल गैस में क्या है कि जो उसकी इंटरनल एनर्जी है वो बराबर है उसकी किसके, काइनेटिक एनर्जी के, और ये फंक्शन है किसका, टेम्परेचर का। अब आइसोथर्मल है तो टेम्परेचर कैसा है, कांस्टेंट, तो चेंज होगा नहीं, तो इसमें जो डेल्टा ई है वो जीरो आएगा। तो यहां पे डेल्टा ई को अपन क्या लेके चल रहे हैं, जीरो लेके चल रहे हैं। तो वापस वही फार्मूला कि डेल्टा ई किसके इक्वल, डब्ल्यू प्लस क्यू के। तो ये अगर जीरो हो गया तो वही जो पीछे बना सेम फार्मूला ही बनेगा, वापस सेम ही बातें हो। तो यहाँ से डब्ल्यू किसके बराबर, माइनस क्यू के, और माइनस डब्ल्यू किसके बराबर, प्लस ऑफ क्यू के। पर सबके लिए नहीं है ऐसा, ये सब कुछ जो है लिख दिया मैंने, ये केवल किसके लिखा मैंने, आइडियल गैस के लिए। रियल गैस की आइसोथर्मल में ये जीरो नहीं होती, क्योंकि उसके पास केवल यही टाइप की एनर्जी नहीं है उसके पास। उसके मॉलिक्यूल बहुत सारे अट्रैक्शन है, बहुत सारे क्या है, रिपल्शन है, बहुत टाइप की उसके पास क्या है, एनर्जी है उनके पास। तो ये थोड़ा ध्यान रखेंगे। बाय डिफॉल्ट भी वैसे आइडियल गैस ही मानकर टिक करना पड़ेगा एग्जाम में आपको। एक लास्ट प्रोसेस कौन सी बच गई, आइसोबारिक, वो लिखना जरूरी है ना। वो क्या उसमें कुछ है नहीं यहाँ पे, उसमें जीरो कुछ नहीं होगा वहाँ पे, पर वहाँ वो एंथैल्पी आएगी बीच में ना, कहाँ से आया एंथैल्पी टर्म, तो वहाँ से आया वो एंथैल्पी का टर्म। ठीक है, तो वहाँ जाके उसको छोड़ देंगे एंथैल्पी को लिख के। बाकी तो अपन कल से एंथैल्पी स्टार्ट करेंगे। अभी तो अपने को वर्क डन के 4 फार्मूले लिखने अलग अलग प्रोसेस में ना, इतना करके फिर आज खत्म कर लेंगे, हो जाएगा 1:15 तक। ठीक है, आगे अगला लिखेंगे आप, इन आइसोबारिक प्रोसेस। ये लाइनें पढ़ लोगे ना यहाँ पे, बाय द सिस्टम, रिलीज बाय सिस्टम, जो भी है ये, ठीक है, सब ऐसा बनेगा एग्जाम में। अगला, इन आइसोबारिक प्रोसेस। अब आइसोबारिक है तो कुछ भी जीरो नहीं होता वहां, तो वहां पूरा ही लगाना पड़ेगा कि डेल्टा यू इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस क्यू। तो डेल्टा यू को आप डेल्टा यू ही रहने दो, डेल्टा यू को आप डेल्टा यू ही रहने दो। और आइसोबारिक में फार्मूला क्या आ जाएगा वर्क का, पी एक्सटर्नल मल्टीप्लाइड बाई डेल वी, और ये प्लस में क्यू है, इसके इधर ले जाएंगे तो यहां से क्यू क्या बनेगा, डेल यू प्लस पी इंटू डेल वी। या यू और वी में दिक्कत आ रही है आपको तो ई कर दूं क्या इसको यहाँ पे, चलो इसको ई कर देता हूं। तो डेल ई और ये डेल ई। डेल ई को आप लिख सकते हैं क्या, E2 माइनस E1। P को आप P ही रहने दें, V को आप क्या लिख सकते हैं, V2 माइनस V1। थोड़ा सा इसको रीअरेंज किया मैंने, E2 माइनस E1 प्लस ऑफ P ऑफ V2 माइनस P ऑफ V1। थोड़ा सा और इसको आगे ले गए कि Q, अब Q को भी क्या QP लिख दूं। प्रोसेस कौन सी वाली है, आइसोबारिक, तो हीट को क्या बोल सकते हैं, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, तो इसको नाम क्या रख दिया, QP। थोड़ा अलग अलग कर लिया, दो को अलग कर लिया, एक वालों को अलग कर लिया, तो 2 वाला क्या बचा, वो E2 प्लस P ऑफ V2 माइनस कॉमन लिया E1 वालों में से, तो क्या बचा यहाँ पे, माइनस ऑफ E1 प्लस यहां से क्या बचेगा, PV1। तो ऐसा हो गया ये। अब यही यहाँ पे देखो, ये एनर्जी है,
ये भी एनर्जी है, ये भी एनर्जी है, पर देखो ये 2 वाले के लिए और ये किसके लिए, 1 वाले के लिए, तो ये कौन सी नई एनर्जी आ गई, तो इसको एक नाम दे दिया लास्ट में, क्या, यही आपके पास क्या है, एंथैल्पी। तो एंथैल्पी कुछ नहीं है, वो इंटरनल एनर्जी प्लस पीवी एनर्जी के सम को ही नाम क्या देंगे आगे जाके, एंथैल्पी बनेगा। ये डेरिवेशन है एंथैल्पी का, यहां से वो एंथैल्पी नाम का एक टर्म इन्वॉल्व करना पड़ा कि एंथैल्पी कुछ नहीं है, क्या है वो, इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम प्लस पीवी एनर्जी के सम को आप क्या बोलते हैं, एंथैल्पी। अब ये दूसरी वाली एनर्जी है, ये भी 2 है, तो ये भी क्या होगा यहाँ पे H2, और इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पे H1, तो यहाँ से QP क्या आया, ये QP इक्वल में क्या बनेगा, H2 माइनस क्या बनेगा, H1। तो यहाँ कुछ है नहीं इस फार्मूले में, इसका कोई काम भी नहीं है आपको, जीरो कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पे, बट आगे जाके वापस ही लिखूंगा अभी से वापस जब क्या पढ़ेंगे, एंथैल्पी की शुरुआत यहीं से हुई थी कि जैसे ही ये फार्मूला लिखने गए कौन सा वाला, कि इसको अप्लाई किया कहाँ पे, आइसोबारिक में, तो फिर वहां पे एक नया टर्म दिख गया साइंटिस्ट को, क्या कि कहीं ना कहीं हर जगह क्या बच रहा है, E प्लस पीवी, E प्लस पीवी। तो क्या नाम रखें इस E प्लस पीवी एनर्जी का, तो उसका एक नाम रख दिया नया, क्या, एंथैल्पी ऑफ अ सिस्टम। और है वो एनर्जी, हीट ही है वो, क्यों है ना वो हीट, तो हीट का ही सिंबल आया ना, H कहाँ से आया, ये वो हीट का ही पहला वर्ड है वो। तो ऐसा लिख लेंगे इसको, ये काम का भी नहीं है अपने लिए, इसमें से कुछ भी जीरो नहीं हुआ, इसको आप एक बार उतार लें डिटेल में, इसको वापस लिखना है अपने को, जब कल एक हेडिंग डालूंगा वहाँ एंथैल्पी, तो वापस वहीं चालू करूंगा शुरू से, कहाँ से आई एंथैल्पी। तो एक्चुअल में एंथैल्पी कुछ नहीं है, एक कांस्टेंट प्रेशर का जो हीट होता है उसी का नाम क्या रखा गया, एंथैल्पी। तो यहां से आपको ये एंथैल्पी का टर्म इन्वॉल्व हुआ था। बाकी इसका कुछ काम अभी नहीं है अपने पास, अभी अपने काम के 3 हैं, कौन से वाले, आइसोकोरिक, वर्क डन 0 होता है, आइसोकोरिक वर्क डन 0 होता है, एडियाबेटिक हीट का वैल्यू 0 होता है, उसके अलावा आइसोथर्मल रियल गैस के लिए नहीं बट किसके लिए, आइडियल गैस के लिए इंटरनल एनर्जी का चेंज कितना आएगा, 0 आएगा, और साइक्लिक के लिए कोई भी हो फिर तो वहाँ क्या 0 आएगा, इंटरनल एनर्जी का चेंज 0 आएगा। और आइसोबारिक में कुछ भी 0 नहीं आता, पर सबसे काम का ये आइसोबारिक का डेरिवेशन है, क्योंकि इससे इस चैप्टर का सबसे IMP टर्म एंथैल्पी आएगा। जितना आप सब कुछ में पढ़ेंगे उतना ही आपको केवल एंथैल्पी के बारे में पढ़ना था इस चैप्टर में। हैज लो, बहुत सारे टाइप ऑफ एंथैल्पीज हैं, कैसे अफेक्ट करेगी एंथैल्पी, होती क्या है, तो है कुछ नहीं, एनर्जी प्लस पीवी एनर्जी दोनों को जोड़ दिया और नाम रख दिया साइंटिस्ट ने एंथैल्पी। तो ऐसा एक फार्मूला है, ये हो गया। एक थोड़ा सा काम है अपने पास, अलग अलग टाइप के प्रोसेस में वर्क डन निकालने को बोलता है। 4 टाइप का वर्क डन है, साइक्लिक में तो नहीं आता, साइक्लिक अपने सिलेबस में नहीं है, पर 4 वर्क डन है, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, आइसोथर्मल, एडियाबेटिक। ठीक है, सिंपल सा आइसोकोरिक में तो दिख ही रहा है आपको कि वॉल्यूम का चेंज 0 ही है, तो 0 ही आएगा। आइसोबारिक का फॉर्मूला पता ही है आपको, माइनस ऑफ क्या लगाएंगे, पी डेल वी। फार्मूले अपने को 2 और पढ़ने हैं, किसके, आइसोथर्मल के और किसके, एडियाबेटिक के। तो डालेंगे आप वर्क डन इन डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेसेस, वर्क डन इन डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेसेस। और पहला वर्क डन इन आइसोकोरिक प्रोसेस, वर्क डन इन आइसोकोरिक प्रोसेस डालेंगे आप डिफरेंट, वर्क डन इन डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेसेस, वर्क डन इन डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेसेस। और सबसे पहला वर्क डन है किसमें, इन आइसोकोरिक प्रोसेस, तो वर्क डन इन आइसोकोरिक प्रोसेस। और अगर कोई आइसोकोरिक है तो सिंपल ये लिखना फार्मूला 0, बस हो गया। ठीक है, आइसोकोरिक में कोई वर्क नहीं होगा क्योंकि वर्क का सबसे बेसिक फार्मूला है माइनस ऑफ पी डेल वी, और जब कुछ डेल वी नहीं हुआ तो फिर वर्क भी नहीं होगा, तो वर्क कितना आएगा 0। ठीक है, दूसरा वर्क डन इन आइसोबारिक प्रोसेस, तो इसका फार्मूला पढ़ा आपने, इसमें आप इसको यूज करना, माइनस ऑफ पी मल्टीप्लाइड बाई डेल वी, और आगे बढ़ाऊं तो माइनस ऑफ पी V2 माइनस V1। ठीक, ये वैल्यू हमेशा किस में दी होगी, ATM में, और ये चेंज किस में आएगा, लीटर में, तो वैल्यू किस में मिलेगी आपको बार बार, लीटर एटमॉस्फेयर में, फिर चेंज कर देना इसको, तो 1 लीटर एटमॉस्फेयर नियरली किसके इक्वल, 101 जूल के। तो ये 2 फार्मूले तो मैं कल आपको लिखवा चुका था कि वर्क डन निकालना हो तो माइनस ऑफ पी डेल वी सबसे बेसिक फार्मूला है।
ठीक है। अगला आइसोथर्मल का निकालना है, पर फिर बहुत एक लंबा इंटीग्रेशन करना पड़ जाएगा, काम आपको वैसे भी नहीं पड़ेगा उससे, तो डायरेक्ट मैं आपको फार्मूला लिख दूं कि क्या आएंगे। तो तीसरा लिखें आप, वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, वर्क डन इन आइसोथर्मल। तो दो फार्मूले हैं आइसोथर्मल में, वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। डेरिवेशन में इंटीग्रेशन करना पड़ता है, तो एक बहुत लंबा डेरिवेशन है उस बात का, उसका कोई काम नहीं पड़ता अपने को, आपको लास्ट में केवल बस फार्मूला पता होना चाहिए, तो फार्मूला में डायरेक्ट लिख देता हूँ। ठीक, बढ़ा उसको आगे। तो ऐसा फार्मूला यूज़ करना आपको कि उसमें ये लगेगा कि W इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2.303 nRT log ऑफ V2 बाई V1। ठीक, ये फार्मूला है कि अगर आपको वर्क डन निकालना है किसमें, आइसोथर्मल में, ऐसे जाएगा माइनस ऑफ 2.303 nRT log V2 बाई क्या आएगा V1। फार्मूले पूछता एग्जाम वाला, देखो न्यूमेरिकल के लिए लोग ही लेंगे, एग्जाम में कभी यहाँ ln लिखा हो, यहाँ पे क्या लिखा हो, ln लिखा हो, तो वहाँ पे ये नहीं दिखेगा आपको, तो फार्मूला ये भी हो सकता है कि W इक्वल्स टू माइनस ऑफ nRT ln V2 बाई V1। दूसरी बात, अगर इनको अपन इंटरचेंज कर दें, V1 बाई V2 लिख दूं, तो आगे वाला माइनस क्या बन जाएगा, प्लस भी बन जाएगा, पर अपने को मेनली फार्मूला ये यूज़ करना है। और दूसरी बात वही एक्सपांड देख लो, एक्सपांशन में एक्सपांशन का वर्ग इसमें आना चाहिए माइनस में, और वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा, तो V2 बड़ा होगा किससे, V1 से, तो वैल्यू प्लस में आएगी, साइन किसमें आ जाएगा, माइनस में। कंप्रेस्ड वर्क है तो वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा, तो बड़ा कौन होगा, V1 वाला, तो यहाँ से वैल्यू किसमें आ जाएगी, माइनस में, और आगे माइनस, तो कंप्रेस्ड वर्क कैसे आ जाएगा, प्लस में। तो अगर क्वेश्चन कर रहे हैं आप, तो वॉल्यूम बढ़ रहा है तो किसमें टिक करना है, माइनस में, घट रहा है तो किसमें टिक करना है, प्लस में। फिर आप चाहें यहाँ माइनस ले ना लें, फिर आप यहाँ V2 बाई V1 लिखें या V1 बाई V2, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आप नहीं सोच रहे हैं वो बातें, तो फिर आप ये याद रखें कि आगे माइनस है और ऊपर V2 है, आगे माइनस है और ऊपर क्या आएगा, V2 आएगा। N का मतलब समझ में आ रहा है क्या है, मोल्स ऑफ गैस। R का मतलब यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। T का मतलब टेम्परेचर, किस में रखते हैं हर बार, केल्विन में। R किस में रखना है वो अपने ऊपर डिपेंड नहीं करता, R किस पे डिपेंड करता है, क्वेश्चन पे पूछा किस में है या ऑप्शन किस में दिए हुए, तो R की बहुत सारी वैल्यू है। R की सबसे पहली वैल्यू क्या होती है, 1/12, बट किस में होती है वो, लीटर एटमॉस्फेयर। R का दूसरा वैल्यू होता है 8.3 जूल। R का एक वैल्यू होता है 8.3 इंटू 10⁻³ पर किलो जूल में। R के और वैल्यू होते हैं, R की वैल्यू 2 भी होती है, पर ये 2 किस में होती है, कैलोरी में। R की वैल्यू 2 इंटू 10⁻³ भी होती है, बट किस में होती है, किलो कैलोरी। तो ये सारी वैल्यू आप पे डिपेंड करेगी आपको रखनी क्या है, और वो डिपेंड करता है कि आपके एग्जाम में डाटा दिया किस में, जूल में पूछा है, कैलोरी में पूछा है, किलो कैलोरी में पूछा है, किस में पूछा है। तो ये वाला फार्मूला आपको लगाना है, माइनस ऑफ 2.303 nRT log ऑफ V2 बाई V1। और आता रहता है, फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछे गए हैं, सीधा बोलता है कि व्हेन 2 मोल्स ऑफ आइडियल गैस आर रिवर्सिबली एक्सपांड फ्रॉम वॉल्यूम 10 लीटर टू 100 लीटर अगेंस्ट अ कांस्टेंट टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, देन कैलकुलेट वर्क डन इन अ जूल। तो ये फार्मूला है जो आपको लगाना है, ठीक है। दूसरी बात, वैसे तो वॉल्यूम में लिखा मैंने, पर कभी कभार क्या वॉल्यूम नहीं दिया होता है, क्या दिए होते हैं, प्रेशर। तो कल भी अपने एक बात हुई थी, इक्वेशन होती है क्या, PV इक्वल्स टू क्या होता है, nRT, तो T कांस्टेंट, R कांस्टेंट, N कांस्टेंट, तो क्या होगा, P1 V1 किसके इक्वल आएगा, P2 V2 के, तो उसको इधर ले आओ, इसको उधर ले जाओ, तो क्या बचेगा यहाँ से, P1 बाई P2 किसके इक्वल, V2 बाई V1 के। मतलब कभी कभार आप इस V2 बाई V1 को क्या लिख सकते हैं, P1 बाई P2 भी लिख सकते हैं। तो दो फार्मूले हैं, एक तो ये वॉल्यूम वाला, और एक और लिख रहा हूँ, कौन सा वाला, प्रेशर वाला। तो उसमें कुछ नहीं होगा, बस कि W इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2.303 nRT, और यहाँ उल्टा कर देना, log P1 बाई क्या आएगा, P2। और ये कहाँ से आया, PV इक्वल्स टू nRT से। आइसोथर्मल है तो P1 अपॉन P2 किसके इक्वल आएगा, V2 बाई V1 के, क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्सली ना। प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा, कम करोगे तो वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। और डायरेक्ट ऐसा फार्मूला बेस ही आता है, कुछ डेरिवेशन आते भी नहीं है अपने एग्जाम में। और वही बता रहा हूँ, वर्क काम का नहीं है अपने लिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसका है अपने पास, एंथैल्पी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए।
कि उसको आप कैलकुलेट कैसे करते हैं। बाकी आप क्वेश्चन लगा लगा के डाटा दिखेगा आपको, वैल्यूज पुट करें आप। एक लास्ट बचा कौन सा, एडियाबेटिक प्रोसेस। तो उसमें 3 फार्मूले हैं, डायरेक्ट फार्मूले लिखूंगा, याद रखने आपको फार्मूले, आए एग्जाम में तो आप वैल्यूज को यूज कर लेंगे, बाकी अपने काम के है नहीं, ठीक। लास्ट, वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस। तो एडियाबेटिक का क्यू 0 होता है, एडियाबेटिक का क्यू क्या होता है, एडियाबेटिक का क्यू 0 होता है, और डेल यू किसके बराबर, डब्ल्यू प्लस क्यू के। तो अगर क्यू 0 है, क्यू अगर 0 है, हाँ दूसरी बात देखो, ये फार्मूला मैंने आपको वर्क डन का लिखवाया, ये फार्मूला किसका लिखवाया मैंने आपको, आइसोथर्मल में वर्क डन का। कभी कभार वो एग्जाम वाला क्या करता है कि आइसोथर्मल में वर्क डन नहीं पूछता है, किसी आइडियल गैस के लिए उसका पूछ लेगा आपसे चेंज इन इंटरनल एनर्जी, नहीं क्या पूछेगा, हीट। अभी आइसोथर्मल ही है, और बात भी किसकी हो रही है वहां पे, हमेशा बात किसकी होगी, आइडियल गैस की। और आइडियल गैस के लिए बोला मैंने कि डेल्टा ई कितना होता है, 0 होता है, और डेल्टा ई किसके बराबर, डब्ल्यू प्लस क्यू के। तो डब्ल्यू किसके बराबर, माइनस क्यू के, क्यू किसके बराबर, माइनस डब्ल्यू के। तो यहां से वैल्यू निकालना, वर्क पूछा और आंसर प्लस में आया तो क्यू किस में टिक कर देना, माइनस में। आंसर आपका यहाँ वर्क का माइनस में आ रहा तो क्यू किस में आएगा, प्लस में। पर ये थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा एग्जाम में अगर आया तो, कि जरूरी नहीं है हर बार कि आइडियल गैस, हाँ जरूरी है एक बात, होनी क्या चाहिए, आइडियल गैस। और देखेंगे भी हर बार क्या बोलेगा, 2 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, कभी भी गैस का नाम नहीं लेगा, क्योंकि फिर ये नहीं लगेगा, दिक्कत है वहां पे। हाँ अगर कुछ और गैस बोल रहा है तो फिर पक्का क्या पूछे, केवल वर्क ही पूछेगा, क्या नहीं पूछेगा आपसे, हीट नहीं पूछेगा। अगर आपसे हीट पूछा तो कंपलसरी है कि वो गैस क्या होगी, आइडियल गैस ही होगी। तो उस केस में उसका डेल्टा ई कितना हो जाएगा, आइसोथर्मल में 0 हो जाएगा, तो W किसके बराबर, माइनस क्यू के, क्यू किसके बराबर, माइनस डब्ल्यू के। तो कुछ नहीं करना, फॉर्मूला बदल जाएगा। इसी में क्यू का फॉर्मूला बनाना हो तो इस W को क्यू लिख दो और ये माइनस को प्लस कर दो। तो क्यू का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2.303 NRT log ऑफ क्या मिलेगा आपको, P1/P2, या उधर ऊपर वाले से क्या बन जाएगा, Q इक्वल्स टू प्लस ऑफ 2.303 NRT log ऑफ V2 बाई क्या आएगा, V1। बट किसके लिए, आइडियल गैस होना जरूरी है, रियल गैस के लिए ऐसी बातें नहीं होती। तो ये 2-4 चीजें हैं जो आप बार बार पढ़ेंगे, दिखेगा। डाटा बहुत है इस चैप्टर में, थोड़ा बड़ा भी है, थ्योरी बहुत है, क्योंकि और आज तक देखा होगा 3 दिन हो गए, एक भी क्वेश्चन नहीं करवाया मैंने आपको, केवल आप लिख ही रहे हैं, और तो भी बहुत बचा हुआ है। और क्वेश्चन करवाऊँ भी नहीं, कि करवाने गया तो 20-25 दिन का चैप्टर है ये। लिखना ही अपने कम से कम 8 दिन तो आपको लिखना ही लिखना है इसमें, तब जाके ये कम से कम 8-9 लेक्चर में खत्म होगा ये। और बीच में क्वेश्चन लिखवाने गया तो फिर बहुत लंबी प्रोसेस हो जाएगी। मैं नहीं चाहता कि इतनी लंबी प्रोसेस बने, थोड़ा आप पुश करें, क्वेश्चन आप खुद से लगाएं। मैं डाउट तो बताता ही हूँ, अगर आप पूछें तो, नहीं पूछें तो कोई बात ही नहीं, फिर तो मेरा ये काम आसान। अगला एडियाबेटिक प्रोसेस। तो एडियाबेटिक में क्या 0 होता है, क्यू 0 है। तो यहां से भी देखा अपन ने कि डेल यू किसके बराबर, डब्ल्यू प्लस क्यू के। अगर ये नहीं है तो एक फॉर्मूला ये कि वर्क किसके बराबर, चेंज इन इंटरनल के। और आखिरी में आप CP/CV पढ़ेंगे तो वहां एक फार्मूला आएगा NCV, ये कहां से आया वो बता दूंगा, ठीक है, बाद में डेरिवेशन। कि डेल यू का फार्मूला क्या होता है, NCV डेल्टा टी। CV को क्या बोलते हैं, CV को बोलते हैं क्या, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये फार्मूला है NCV डेल्टा टी। और डेल्टा टी को आप क्या लिखोगे भाई, T2 माइनस क्या लिखोगे, T1 करके आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी। एक फार्मूला ये है। आगे थोड़ा सा इसको गामा के साथ कन्वर्ट करूं, देखो और बनेगा कि वर्क डन इक्वल्स टू NR गामा -1 इंटू डेल्टा टी। गामा को और बात हुई थी, क्या बोलते हैं इसको, क्या है ये, पॉइजन रेशियो है। मोनोएटॉमिक गैस, डायटोमिक गैस, ट्राइएटोमिक का अलग अलग होता है। ये भी नहीं बोल रहा हूं कि आपका काम नहीं, फिजिक्स पढ़ेंगे वहां बिल्कुल आएंगे सारे, ये सारे डेरिवेशन है फिजिक्स में सारे। ये गामा अभी तो अपन डाटा याद रखेंगे, हम आपको निकाला ही जाएगा कैसे निकाला गया है, अपने को तो केवल डाटा से काम है, ठीक है। दूसरी बात, एक फार्मूला यहाँ पे और आएगा वर्क का, थोड़ा और आगे अरेंज करूंगा तो W इक्वल्स टू यहाँ पे आता है, देखो ये NR और डेल्टा टी को क्या लिखोगे, T2 माइनस T1। तो क्या बनेगा NR T2 माइनस NR T1। और PV इक्वल्स टू क्या होता है NRT, यानी कि NRT किसके इक्वल, PV के। तो NR T2 किसके इक्वल, P2 V2 के। और NR T1 किसके इक्वल, थोड़ा सा इसको डिवाइड कर देता हूँ, W इक्वल्स टू, इसको तो NR ही लिखा,
ये नीचे गामा माइनस वन एज इट इज, T2 को क्या लिख दूंगा, T2 माइनस क्या लिख देंगे, T1। तो ये NR T2 और ये NR T1 और NRT PV इक्वल्स टू क्या होता है, NRT एक फार्मूला और बनेगा कि W इक्वल्स टू P2V2 माइनस P1V1 अपॉन गामा माइनस वन। तो कितने फार्मूले हैं, 3 फार्मूले हैं। तो एग्जाम में ना फार्मूले आते हैं, उसलिए क्वेश्चन तो बहुत रेयर आता है, पर डायरेक्ट फार्मूला ही पूछेगा कि क्या क्या फार्मूले हैं एडियाबेटिक में। तो एडियाबेटिक में वर्क निकालने के 3 तरीके, NCV डेल्टा टी, NR गामा माइनस वन इंटू डेल्टा टी, या P2V2 माइनस P1V1 अपॉन क्या आएगा, गामा माइनस वन। तो ये 3-4 फार्मूले हैं इसके, डेरिवेशन सारे आप फिजिक्स में कर लेंगे इनके, ठीक है। ये सारे आएंगे आपको फिजिक्स में, क्योंकि वहाँ मोस्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वर्क का ही है। ग्राफ भी है वहाँ ना, यहाँ तो अपन ग्राफ नहीं पढ़ रहे हैं, वहाँ हर एक के लिए ग्राफ है वहाँ पे कुछ। और क्वेश्चन देखो दोनों में आते हैं ग्राफ के ना, ये पहले ही बता दूं मैं आपको कि क्वेश्चंस ग्राफ के आपको कभी कभार दोनों में मिल जाएंगे, बट वो करना आपको फिजिक्स से ही है। CV CP दोनों एक जैसे ही हैं। CV को क्या बोला, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो एक CP आता है, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब वो होती क्या है, वो आपके इसमें है भी से सिलेबस लास्ट, तो एक आखिरी दिन वो पढ़ना अपने को, स्पेसिफिक हीट, हीट कैपेसिटी और मोलर हीट कैपेसिटी। इतना हो गया। अब मेन समस्या है कि ये गामा कहाँ से आएगा, तो इस गामा को क्या बोलते हैं, पॉइजन रेशियो। इसका वैल्यू अलग अलग होता है, मोनो एटॉमिक गैस के लिए, डाई एटॉमिक गैस के लिए और ट्राई एटॉमिक गैस के लिए। अब मोनो एटॉमिक गैस मतलब हीलियम नियोन ऑर्गन, डाई एटॉमिक मतलब वही हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ट्राई एटॉमिक में आप कहाँ जा सकते हैं, ओजोन आपको एक मिलेगी। कुछ एक्सेप्शन भी है, N2O फॉलो नहीं करते हैं, बट वो आप देखेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम जब पढ़ रहे होंगे कि किसके लिए उसको लगा सकते हैं, किसके लिए उसको नहीं लगा सकते। अपने एक डाटा बस याद रखना है कि गामा आया कहाँ से। तो ये गामा हर जगह रखना पड़ेगा तभी तो आंसर आएगा। गामा नहीं रखना पड़ेगा तो कम से कम क्या रखना पड़ेगा, CV तो रखना ही पड़ेगा। बिना CV के और बिना गामा के आप एडियाबेटिक में क्या नहीं निकाल सकते, वर्क डन तो आप नहीं निकाल सकते। तो आपको ये गामा याद करने हैं सबके। तो गामा के पहले 2-4 फार्मूले हैं कि किसी का भी गामा CP बाई क्या होता है, CV। और एक कल बात हुई थी कि CP माइनस CV किसके इक्वल होता है, R के। तो 2 तो ये फार्मूले हैं जहाँ से आया। बाकी याद रखना है तो गामा की वैल्यू है ऐसा, एक डाटा याद रखना है 574 डिवाइडेड बाई 353। तो 574 को डिवाइड किससे करते हैं, 353 से। तो ये वाला जो गामा है ये सबसे पहले आया, ये किसके लिए है, मोनो एटॉमिक गैस के लिए। ये जो बीच में आया 7/5 ये किसके लिए है, ये किसी डाई एटॉमिक गैस के लिए है। और जो लास्ट में ये 4/3 बचा ये किसके लिए है, ट्राई एटॉमिक गैस के लिए। तो अपने को न्यूमेरिकल बनाने में गामा लगेगा। तो ये डाटा आपको याद रखना है 574/353, जब तक आपका फिजिक्स में थर्मोडायनेमिक्स नहीं हो जाता। और एक बार अगर वो हो जाता है तो फिर आप ये वहाँ निकालना भी देखेंगे कैसे इनकी वैल्यू निकली है, ये मोनो एटॉमिक के लिए, डाई एटॉमिक के लिए और ट्राई एटॉमिक के लिए। पर क्या जब तक फिजिक्स में होगा तब तक तो टेस्ट में आएगा बार बार ही। तो ये डाटा आप याद करेंगे। 574 को डिवाइड किससे करते हैं, 353 से। और ये मैंने गामा बताया, देखो स्केल पे से आप CP/CV भी निकाल सकते हैं, साफ साफ दिख रहा है देखो CP/CV। गामा होता क्या है, CP बाई क्या होता है, CV। मतलब ऊपर वाली वैल्यू CP होगी और नीचे वाली वैल्यू क्या होगी, CV होगी। पर फिर एक दिक्कत है कि CP माइनस CV भी तो R होना चाहिए।
तो अगर इसको 5 ले लूँ, इसको 3 ले लूँ, तो 5 माइनस थी तो 2 बच जाएगा, और 2 थोड़ी बचाना है। बचाना कितना है? आर, मतलब कहीं ना कहीं ऊपर भी आर था नीचे भी आर था जो कट गया होगा, तो ये कितना होगा? 5R, और ये कितना होना चाहिए? 3R। पर फिर दिक्कत है, 5R में से अगर 3R माइनस फिर भी R नहीं बचता, कितना बचता है? 2R बचता है। बचाना कितना है? R। तो एक्चुअल में क्या है, यहाँ से आपको इसका मोनो एटॉमिक का CP निकालना है, और मोनो एटॉमिक का अगर आपको CV निकालना है, तो मोनो एटॉमिक का CV आएगा 5/2R, और CV आएगा 3/2R। अब ठीक है, 5 का आधा कितना? 2.5, और 3 का आधा कितना? 1.5, और 2.5 में से 1.5 R गया तो कितना बच जाएगा? वो R बच जाएगा। यहाँ भी वही दिक्कत है, यहाँ भी R का मल्टीप्लाई कर दूँ, यहाँ भी R का मल्टीप्लाई कर दूँ, पर ये 7R हो जाएगा और ये 5R हो जाएगा, और 7 में से 5 गया तो वापस कितना बच जाएगा? 2R। पर बचाना कितना है? वो R। तो वापस क्या करें, ये डाई एटोमिक का जो CP होगा वो 7 नहीं होगा, कितना आएगा? वो 7/2R। और जो CV होगा वो कितना आएगा? वो 5 नहीं आएगा, कितना आएगा? 5/2R। अब ठीक है, 7/2 कितना? 3.5R, 5/2 कितना? 2.5R, और 3.5 में से 2.5 माइनस करें तो कितना बचेगा? 1 ही बचेगा, तो कितना जाएगी? 1R। फिर वही बात, यहाँ 4 और 3 है, तो यहाँ भी वही RR तो होना ही चाहिए, तो ये 4R, और ये कितना? 3R, और 4 में से 3R गया तो वही R बच ही जाएगा, तो यहाँ डिवाइड नहीं करना है दोस्त। तो ट्राई एटॉमिक का जो CP होता है वो कितना होता है? 4R, और जो CV होता है वो कितना आएगा? 3R। तो ये डाटा हैं जो आपको याद रखने हैं CP, CV और गामा के, क्योंकि क्वेश्चंस में अगर एक भी वर्क डन निकालना है तो कम से कम गामा तो चाहिए, और अगर आपको गामा वाला फॉर्म नहीं लगाना है तो फिर आपको CP, CV निकालने पड़ेंगे, और ऐसे ये वैल्यूज निकलती है। वर्क डन के फार्मूले हैं सारे, ठीक है। कल पहले इसके 10 एक क्वेश्चन करवाऊंगा, उसके बाद एंथैल्पी चालू करेंगे, ठीक है। बस थोड़े फार्मूले पूछूँ तो कम से कम याद करके आए कि आइसोथर्मल फार्मूला क्या है? -2.303 nRT log ऑफ V2/V1। एडियाबेटिक में बहुत सारे फार्मूले हैं, NCV डेल्टा टी, NR गामा -1 डेल्टा टी, P2V2 माइनस P1V1 अपॉन गामा -1, ठीक। अब कब क्या लगाना है देखो, तो कल देखेंगे कि दिया क्या है क्वेश्चन में वहाँ तक। तो कल पहले इसके कुछ 1 आधे घंटे क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद लिख लेंगे एंथैल्पी को।